मैम स्लाइड शो हो रही है? जी हो रही है जी। सभी वो प्रार्थना मुद्रा का उदाहरण दीजिए। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी मैम। जी, धन्यवाद सुजल जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? जय दो क्वेश्चन जिनेन्द्र पूछूंगी। जी, बढ़िया है सभी। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी। तंदुरुस्त हैं? जी। मन दुरुस्त है? मस्त भी है। तन भी दुरुस्त है और मन भी दुरुस्त है। बहुत अच्छी बात है जी बिल्कुल जी। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, बच्चों की जो मानसिक सोच है। जब आप किसी से मिलते हैं, यदि आपको उसकी सोच पता होती है तो आपको उसके साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है। किसी नए लोगों से मिलते हैं तो हम जब शुरुआत में जब परिचय होता है, जैसे अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो एक पिक्चर दिमाग में बनेगा। एक पिछली बार हमारी मीटिंग हो गई थी, मैंने बताया था ये डिस्कस करेंगे, तो एक पिक्चर दिमाग में बनता है। तो जब इंट्रोडक्शन दिया था, आज आपको आने से पहले पता था कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या सिखाने वाली हूँ, तो एक बना हुआ है दिमाग में। ठीक है, तो ये हम एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं, हम किसी को जानने की कोशिश करते हैं, तो हर एक का एक व्यक्तित्व हम बनाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हम किसी भी इंसान को रख लेते हैं। जैसे आपने मुझे रखा, मैं आप सबके रोज देखती हूँ, हर एक को नाम से पर्सनली नहीं पहचानती, लेकिन रोज आप लोगों के मैसेज पढ़ती रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी आपको जान रही हूँ। तो हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है। हमारा हर रोज क्वेश्चन एक होता है, लेकिन आप जितने लोग हैं, हर एक का परसेप्शन अलग, हर कोई अपने हिसाब से उसको वीडियो के बारे में अपनी सोच बताता है। सेम वैसे ही हम जब क्लास में जाते हैं, तो जितने बच्चे हैं उसकी हर एक की सोच, हर एक का तरीका, हर एक का सब कुछ अलग होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको बोलते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, डेमो तैयार किया है। मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। अब देख पा रहे हैं, कांच के ग्लास है सारे, और सब में पानी भरा है। इसी एक बोतल से मैंने पानी डाला है। हर एक कांच का शेप अलग है, उसकी साइज अलग है, इसलिए उसकी कैपेसिटी अलग है। ठीक है, ये आपका क्लास है और आपके बच्चे हैं। जो पानी है वो आप जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो है। कौन कितना लेगा वो उसके शेप, उसकी साइज और उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस
आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हर कोई इतना अलग होता है, ये सारे ग्लास एक ही जैसे कांच से बने हुए हैं, सबके ट्रांसपेरेंसी एक ही, सिर्फ शेप अलग है, साइज अलग है, लेकिन सबकी ग्रहणशीलता अलग अलग है उसकी वजह से। सेम वैसे ही बच्चों का होता है, हर एक का शेप साइज, उसमें बहुत सारे उनके डिफरेंसेस होते हैं। हम जो ज्ञान देते हैं वो सेम होता है, लेकिन हर कोई ग्रास्प अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेगा। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट, हाँ स्लाइड पे चलेंगे। अभी व्यक्तिगत भिन्नता में कौन कौन से भिन्नता, पहली पहली इसके पहले वाली सजल जी, कौन कौन से भिन्नता हो सकती है? सबसे पहले तो शारीरिक भिन्नता। हर एक बच्चा आपकी क्लास में आता है, जब हम उनको हाइट में खड़ा करते हैं तो एक बच्चा जो हाइट में कम है सबसे आगे आएगा, वो शायद मतलब उसका और जो सबसे आखिरी में हाइट में खड़ा होगा, उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस ऑलमोस्ट आधे फुट से 1 फुट का आप देखेंगे। जबकि वो सारे एक ही उम्र के, एक क्लास में हार्डली 6-8 महीने, साल भर से ज्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता है उम्र में, लेकिन फिर भी जब आप उनको हाइट में खड़ा करते हैं तो आधे से 1 फुट के बीच में डिफरेंस पहले से आखिरी बच्चे तक आएगा। ठीक है, कलर्स, उनके स्किन टोन, उनकी आईज, उनका फेस, एवरीथिंग इज डिफरेंस। हर एक का जो डिफरेंसेस है उसको हमको अप्रिशिएट करना है। मेनी टाइम इट हैपेंस कि हम मतलब बिकॉज ऑफ फिजिकल फीचर, कई बार कोई मोटा है, अभी मतलब मेरे स्कूल में एक बच्चा है, साउंड नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी, एम आई आ रहा है, ऑडिबल और क्लियर नॉट? आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आ रही मैम, आ रही। तो आप देख लीजिए, शायद आपके वहां पे कहीं पे प्रॉब्लम होगा प्लीज, बाकी सबको आ रही है। नेट इशू हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, ठीक। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और गुजराती पिक्चरों में काम करता है, एक्टर है। थोड़ा हेल्दी है, गोलू मोलू सा है, और क्योंकि एक्टिंग और ये वो बहुत बिजी रहता है तो अच्छे से खाता पीता है, मतलब क्योंकि उसको बहुत भागना होता है स्कूल के साथ, उसके शूटिंग के शेड्यूल वगैरह, और वो जो उसकी हेल्थ है वही एक रीजन है कि वो पिक्चरों में है, काम कर रहा है। बस में ड्राइवर ने उसको कुछ कह दिया, कुछ मस्ती कर रहे होंगे तो कंडक्टर पीछे आया डांटने के लिए, और उसके फिगर पे वो कुछ बोल रहा था, तो बोले तेरा इतना बड़ा पेट है, इतनी सारी बातें बोलता है। आप नहीं मानेंगे, उस बच्चे को इतना बुरा लगा, घर जाके पेरेंट को बोला, पेरेंट ने फोन किया मेरे कोऑर्डिनेटर को, फिर कंडक्टर को। आप सोचिए, एक छोटा सा सेंटेंस किसी के फीचर पे उस बच्चे को 2 दिन तक परेशान किया। उसको मैंने बुलाया, उसको काउंसलिंग की, उसको समझाया, फिर बोलता है यस मैम अभी इशू सॉल्व है। सो डिफरेंसेस कितना बड़ा इशू कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड जो है बौद्धिक क्षमता में भिन्नता, मतलब इंटेलिजेंस। हम को सब जानते हैं इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है, कोई किसी चीज को एक बार में सीखता है, समझता है, किसी को 5 बार लगते हैं। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। एक ही क्लास के अंदर आप यदि 5 क्वेश्चन करवाते तो एक बच्चा है उसको 2 क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक है वो 5 कर लेगा, और एक है वो एक के साथ भी भिड़ता रहेगा, उसको वो नहीं खत्म होगा। तो इंटेलिजेंस डिफरेंस जो है वो आपको बच्चों को क्लास में दिखेगा। एज ए टीचर जब आप पढ़ाते हैं तो जैसे मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मेरा टारगेट ये होता है कि क्लास में जो इंटेलिजेंस में मतलब जो एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं बच्चे, जो पीछे रहते हैं, उनको यदि मैं समझा पाती हूँ, मेरा जो भी लेक्चर है या मेरा जो टारगेट है, देन आई फाइंड कि हाँ मेरा काम आज का खत्म हुआ। तो उस बच्चे के लेवल को समझना टीचर की जिम्मेदारी है, और उसके हिसाब से अपना लेक्चर तैयार करना है। क्योंकि जो समझदार है, होशियार है, वो तो शायद किताब घर पे पढ़ेगा या वीडियो देख लेगा तो भी वो समझ जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत उसके लिए है कि जिसको कम समझ में आता है, इंटेलिजेंस जिसकी आपके हिसाब से मतलब जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके लिए करना है। देन नेक्स्ट इज अनु सॉरी ये स्लाइड चेंज हो गई। नेक्स्ट है मनोदृष्टि, या जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। इसके पहले की स्लाइड में रहेंगे, नहीं ऊपर, पहली स्लाइड जी। मनोदृष्टि में भिन्नता मतलब एटीट्यूड।
एटीट्यूड का मतलब हम लोग जो पिक्चरों के अंदर देखते हैं और जो सोशल मीडिया पे एटीट्यूड का मतलब यूज होता है कि वो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, मतलब जनरली कोई कुछ बोल के जाता है तो हम इस वे में यूज करते हैं। टोटली कंसेप्ट गलत है। एटीट्यूड का मतलब किसी एक चीज को कोई भी पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, उसको कैसे लेता है और सामने कैसा व्यवहार करता है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो हर बच्चा, हम जब भी क्लास में पढ़ाएंगे तो हर एक का एटीट्यूड अलग होगा, वो उस चीज को किस तरह से लेता है, कैसे सीखता है और उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम यदि ये बेसिक कंसेप्ट एटीट्यूड की, किसका एटीट्यूड कैसा है, वो सीखने के लिए कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है। जब मुझे पता है कि पर्टिकुलर बच्चा है, उसका एटीट्यूड है कि वो ध्यान नहीं देता है, उसका कहीं और ध्यान रहता है, तो मुझे ये करना है कि मैं उसका अट्रैक्शन कैसे ग्रैब करूं कि मैं वो पूरा अटेंशन मुझे दे। तो दैट इज माय जॉब। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, यदि मैं ऐसे करूंगी तो वो क्या करेगा, क्या उसका आगे रिस्पॉन्स होगा। तो देन आई कैन थिंक कि मुझे अपना क्लास कैसे चलाना है या मुझे अपना चैप्टर उसको कैसे समझाना है। उपलब्धि में भिन्नता। हर एक जो बच्चा है उसकी जो उपलब्धि है, मतलब उसने जो भी अचीव किया है, मे बी इन एनी कंसर्न, वेदर इट इज मार्क्स है, वो पढ़ाई में अच्छा है, या किसी स्पोर्ट्स में उसने कुछ अच्छा काम किया है, या लीडरशिप में। लाइक मैं 7th स्टैंडर्ड के, हमारे मैं 1 to 7 संभालती हूँ मैं। तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाते हैं। मीन्स दे आर सपोज टू टेक केयर। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको लाइन से आना है, तो वो बहुत सारी जगह पे खड़े रहते हैं डिसिप्लिन इंचार्जेस, वो उनको देखते हैं कि वो लाइन में क्लास में जाए। रिसेस में उनके अलग अलग जगह ड्यूटी होती है कि उनको उतनी जगह में ध्यान रखना है कि वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। जब कोई टीचर यदि मीटिंग के लिए आते हैं या कोई टीचर किसी काम के लिए इधर उधर होते हैं, तो वो डिसिप्लिन इंचार्ज 2-5 मिनट क्लास को देख लेते हैं, तो ये उनका काम होता है। अभी 7th स्टैंडर्ड के मेरे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ हेड बना रखा है। पढ़ाई में वो लोग बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोल है बच्चों के ऊपर, कई बार मैंने देखा है कि टीचर से ज्यादा अच्छे बच्चों को वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो जो मतलब मैनेज करना दूसरों को, दूसरे बच्चों को समझना, यदि वो गलती कर रहे हैं तो उनको टोकना, उनको सही करना, उनको अपने कंट्रोल में रखना, दैट दे कैन डू बेटर। हो सकता है वो पढ़ाई में कहीं पीछे है, तो किसकी क्या उपलब्धि, कौन क्या कर सकता है, ये पहचानना टीचर का काम है कि किसकी क्या अचीवमेंट हो सकती है। हम बहुत सारे मतलब चीजें होती है, हम जो हम डेली बच्चों के साथ जब डील करते हैं तो हर एक की एक एक क्वालिटी हमको पता चलती है कि ये कर सकता है, ये कर सकता है। जब हम उनको वो काम देंगे तब वो कुछ करके बताएंगे, तो वो उनकी उपलब्धि। क्योंकि यदि हम सिर्फ देखें कि जो मेरिट बेस पे है, तो क्लास के अंदर जो टॉप 5 या टॉप 10, यदि 35 का क्लास है उसमें से सिर्फ 5, और वो हर बार वही 5 रहेंगे, शायद 2-4 इधर उधर हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो बाकी 30 है उनका क्या, वी हैव टू सी कि बाकी सबकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो दैट टीचर शुड कीप इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अभी। नेक्स्ट है मोटर क्षमता। मोटर मींस यू मस्ट बी अवेयर, आगे मैं डिटेल में इसको समझाऊंगी। किसी भी चीज को फिजिकली हैंडल करने की ताकत। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमको बताया है, आप रूल होंगे कि फर्स्ट से सेकंड के बच्चों का बैग का वजन 1.5 किलो 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 तक का 2.5 किलो तक होना चाहिए। जो हमारे सारे पैरामीटर्स हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो इतनी ही होती है। इवन मैं जब टाइम टेबल बनाती हूँ तो आई ट्राई माय बेस्ट कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट से ज्यादा ना हो, उसके बाद मतलब मे बी कि किसी सब्जेक्ट के 2 पीरियड हो, या उस दिन ड्राइंग आ जाए या उस दिन पीई आ जाए। तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है बच्चों की एबिलिटी। सो मोटर क्षमता, हाउ मच उनका जो फिजिकल फाइन मोटर स्किल है या ग्रॉस मोटर स्किल है, उठाना, दौड़ना, चलना या लिखना या कोई छोटा सा काम करना। तो ये हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से करता है। ठीक है, देन है लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस मेक्स अ लॉट डिफरेंस। एक्चुअली ईश्वर ने जिसने बनाया हम सबको, उसने सिर्फ 2 ही जाति बनाई है, एक स्त्री और एक पुरुष, और उसके जितने भी रिश्ते दिए हैं सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट दिए हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द हस्बैंड वाइफ, इट इज ऑल्सो फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन,
ब्रदर एंड सिस्टर। हमेशा आप देखना जो अपोजिट जेंडर होते हैं उनमें ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो सारे जो भी हमारे मतलब मेंटली कह लो, इमोशनली कह लो, अपोजिट जेंडर से लगे होते हैं। अभी ये जो दो जेंडर भगवान ने बनाए हैं वो दोनों को पूरा उनका जो प्रोसेस है लाइफ का पूरा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस ये होता है जब गर्ल बर्थ लेती है तब उसका माइंड जो होता है वो ऑलमोस्ट 90% डेवलप होता है, लेकिन जो उसका बॉडी होता है दैट इज 60-70% डेवलप होता है। बट जब बॉय जब बर्थ होता है तब उसका बॉडी ऑलमोस्ट 70-80% होता है, लेकिन उसका जो ब्रेन है दैट इज ऑलमोस्ट 50-60%। हम लोग जो शादी के वक्त जो पुराना हमारा सिस्टम है कि शादी के टाइम लड़के की उम्र ज्यादा और लड़की की उम्र कम, 2-3 साल का डिफरेंस रखते हैं। इसका बेसिक रीजन जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है कि दोनों के मेंटल लेवल मैच करे, बिकॉज गर्ल्स आर हैविंग मोर मैच्योर बिकॉज देयर ब्रेन इज ग्रोन बिफोर दैट बॉय। सो उनके मेंटल लेवल जो मैच करे उसकी वजह से ये डिफरेंस रखा जाता है। सो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में हमारे सामने जो बच्चे हैं वो सारे एक ही उम्र के हैं। So we have to keep this in mind कि उनके जेंडर डिफरेंसेस की वजह से क्या डिफरेंस होंगे उनमें। आई होप आई एम नॉट बोरिंग। मुझे सबके फेस एकदम मतलब या तो आप लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, सोच रहे हैं बहुत सारी चीजें जब मैं बोलती हूँ तो यू कैन रिलेट, और नहीं मैम, यू आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, काफी ज्ञानवर्धक बातें लग रही हैं, तो वो ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली में मैम बाद में फिर आंसर भी देना होगा ना, इसलिए भी हम ध्यान से सुनना भी पड़ रहा है। अच्छा जी बिल्कुल मैम जो टॉपिक है बच्चे वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो बातें ध्यान से ही सुन रहे हैं कि हाँ इस चीज पे फोकस ज्यादा करना है आज। बिल्कुल, यदि आप लोग इसको मतलब ध्यान से सुन रहे तो आप डेफिनेटली अपनी क्लास के अंदर उसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। मैं जब किसी नमस्कार बच्चे के मैम, बारे में मैं एक बोलूंगी क्वेश्चन तो कर आपकी सकता हूँ क्लास में क्या? जो बच्चा है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। जी नमस्कार मैम, मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या बीच में अभी? हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे आपने बोला था कि अपन कोई एक ऐसा ऐसा बच्चा मॉनिटर बना सकते हैं जो क्लास को बिल्कुल चुप रख सकता है, जी पर वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी ये चीज अपन समझते हैं कि वो बच्चा क्लास को चुप रख अच्छे से कर सकता है, शांत अच्छे से कर सकता है, पर पढ़ने में वो अच्छा नहीं है। तो इस वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हम क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए दो चीज होती है। मैंने क्या किया, उसको बनाया तो है, लेकिन उसके बाद में उसको पर्सनली अपने ऑफिस में बुला के, जब मैंने उसका पेपर देखा उसका मतलब अच्छा नहीं लिखा था, उसको पर्सनली ऑफिस में बुला के मैंने उससे डिस्कस किया कि यदि आप यहाँ पे इम्प्रूव नहीं करोगे तो जो ड्यूटी आपकी है वो मैं बंद करूंगी। उसको पता है कि मेरा प्रभुत्व कहाँ पे है, उसने एक बार उसको कर लिया, अब उससे उसको डिग्रेड होना एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसको बनाए रखने के लिए वो दूसरी जगह मेहनत करेगा। मैम बच्चों को कैसे समझाएं, जो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो कभी कभी अपने घरों पे जाके पेरेंट्स से बोलते हैं कि ऐसा बच्चा मॉनिटर है हमारा जो ना पढ़ता है ना कुछ करता है, बस ऊधम करता है क्लास में। इस वजह से मेरे मन में ये क्वेश्चन आया पूछने के लिए। हाँ जी, दो चीजें आप उनको बोल सकते हैं। पहली बात तो एक कहावत है कि यदि चोर को मतलब हवलदारी सौंप दी तो चोरी नहीं होगी। तो ये एक आप हाँ, ये रीजन उनको समझा सकते हैं। और जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो रीजन को बड़े अच्छे से समझते हैं। थैंक ठीक यू है। मैम। और दूसरा चीज आप उनको बोल सकते हैं कि उनको जब एक जगह जो वो अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज एज अ टीचर इट इज आवर ड्यूटी कि जिस चीज को वो अच्छा कर सकते हैं हम उनको वो करवाते हैं, ताकि वो दूसरी मतलब जब उनको अच्छी गुड फीलिंग आएगी तो वो दूसरी जगह पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। तो चलिए, लिंग भेद आई होप इट इज क्लियर। तो जो बॉयज और गर्ल्स का जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको मतलब हम लोगों को बीच में दीवार नहीं करना है, बट वी हैव टू टीच देम कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, कैसे एक दूसरे की कमियों को छुपाकर एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज क्लास में ये होता है जनरली गर्ल्स पढ़ाई में अच्छी होती है और बॉयज दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे होते हैं। दैट इज द रीजन ओनली।
बेसिकली रीजन यही होता है उसके पीछे, क्योंकि वो एक एज के हैं और उनका जो डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति में भिन्नता। जिस बच्चे के घर में जब फाइनेंशियल इश्यूज होंगे तो वो हर चीज में, उसकी हर चीज में झलकेंगे। आप और मैं शायद इतना ध्यान नहीं देते, इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो यदि पेंसिल लेके आए तो वो दूसरे बच्चों को 4 बार बताएंगे, और जिस बच्चे के पास सिंपल पेंसिल है तो वो बड़ा मतलब वो फील करता है कि सबके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, और वो घर जाके फिर मांगेगा। तो जब तक वो घर जाएगा और मांगेगा, उसको मिलेगी, तब तक में उतने दिन में उसके जितने पीरियड उसके बाद निकले हैं, उस वक्त उसकी जो मानसिक स्थिति है वो आप और मैं नहीं समझ पाएंगे कि वो रीजन है, क्योंकि उस वजह से भी बच्चे क्लास में पढ़ने में ध्यान नहीं दे सकते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि अटेंशन डेफिसिट है, नहीं ध्यान दे रहा है बच्चा ये, बट एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी कहीं पे ये भी हो सकती है। तो ये जो फाइनेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, हमारे स्कूलों में जो एक यूनिफॉर्म का सिस्टम है, उसका बेसिक रीजन यही है, क्योंकि यदि जो जिस घर से आ रहा है वो वैसे कपड़े पहनकर आएगा, उसके पास उतने नंबर ऑफ ड्रेसेस होंगे, वो हर रोज अलग पहनेगा, और जिसके पास कम है वो रिपीटेड वो पहनेगा। तो वहां पे जो कंपैरिजन और वो जो चीजें आती है, तो पढ़ाई के वक्त कहीं ये जो यूनिफॉर्म का बेसिक फंडा होता है, उसकी रीजन ही यही होता है कि सारे लोग सिमिलर रहे। तो वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली चीजें हैं, तो जिसने भी ये सारे सिस्टम बनाए, सोच के बनाए हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम कोई एक्टिविटी देते हैं या कोई काम देते हैं, तो कोशिश ये करें कि वहां पे कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज ना आए। हमारे स्कूल में हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, अहमदाबाद में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारी फीस जितनी सारी बड़ी स्कूल है उसमें सबसे कम है। और जब हम एडमिशन देते हैं तो वी डोंट सी कि पेरेंट्स कितना कमाते, वी जस्ट सी कि बच्चा कितना कैपेबल है, कौन से क्लास के लिए, एंड उसको देते हैं। तो मोस्टली मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास तक के सारे बच्चे हैं। तो वी नेवर, हमारे सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे को, पेरेंट्स को फीस के बाद साल भर में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा खर्चा आपको नहीं देना है। आप कोई प्रोजेक्ट या कुछ बनाने को दो रहे तो उसमें मेरी इंस्ट्रक्शन टीचर को भी रहती है कि ऐसा कोई काम मत दीजिए कि जिसमें बहुत खर्चा हो, या फिर कोई बच्चा बड़ा बढ़ चढ़ के बता सके कि मैं ये इतना खर्चा किया इसलिए उसको इतने ज्यादा मार्क्स मिले, और दूसरा बच्चा जो नहीं खर्च कर सकता इसलिए उसको कम मार्क्स मिले। तो ये डिफरेंसेस नहीं, तो जो उनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस उसको हमको दूर रखना है, और वी हैव टू मैनेज क्लास उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है रुचि में भिन्नता। बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। एक बच्चा है वो साइंस में इंटरेस्टेड है, वो साइंस की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन उसको लैंग्वेज बोरिंग लगती है तो वो उसमें ध्यान ही नहीं देगा। तो ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इफ एज ए टीचर यू नो, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, लाइक मैं एसएस, अभी मैं एसएस ले रही हूँ, मैं वो थ्रुप के पत्ते की तरह हर साल जिस टीचर का जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसके साथ मैं सब्जेक्ट शेयर कर लेती हूँ। तो इस साल एसएस के टीचर नहीं थे तो आई हैव टेकन एसएस सब्जेक्ट। हिस्ट्री सिविक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट जनरली होता है, लेकिन मेरे क्लास में बच्चे इंतजार करते हैं, मैम आप कब आएंगे, आप कब बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट इतनी बोरिंग है तो मुझे इसको इंटरेस्टिंग बताने के लिए बहुत सारे तरीके निकालने पड़ेंगे। हमेशा आप जब क्लास में जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनको जो बहुत शो होता है वो होता है। अभी आपको ये करना है कि उस चीज का जो उन पे इम्पैक्ट है वो कितना सही है, कितना गलत है, और उस चीज को आप कैसे बच्चों को सही गलत सिखा सकते, बता सकते। आपके लेसन के बीच में उनकी चीजें आप मतलब उसके एग्जाम्पल्स लेके बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं जब क्लास में बच्चों को बता रही थी तो ऐसे ही किसी ने कार्टून की कुछ बात की, तो मैं अच्छा, ठीक है कार्टून की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने कुछ नाम पूछे, मैंने कहा आपने हैप्पी फीट देखी, आपने एस्ट्रिक देखा है? बच्चे बोलते नहीं, ये नहीं। मैंने कहा फिर यदि ये नहीं देखा तो आपने देखा क्या? उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे क्लास में कम से कम 3-4 बच्चे, मैम मैंने हैप्पी फीट मूवी ढूंढ ली यूट्यूब पे और मैंने देखी, वो बहुत अच्छी है। मुझे यदि उनको कुछ अच्छा दिखा ना, वो बच्चे देखते यूट्यूब यूज करते, मुझे पता है वो गलत चीजें देखते, उसकी जगह मैंने उनको कुछ अच्छे नाम दिए, कुछ अच्छी चीजें बताई। तो आपको उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। जब आप उनके इंटरेस्ट को जान लेंगे तो वो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। उनका इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको मोड़ सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। भावात्मक भिन्नता, इमोशनली हर कोई अलग अलग होता है। इमोशन तो ऐसी चीज है जो हर मिनट पे बदलते हैं, बट हम लोग जो प्रेयर करते हैं उसका एक रीजन होता है। जैसे हम घर से आ रहे हैं, हम लोग भी रास्ते में ट्रैफिक बहुत सारा हो गया है, कहीं पे कोई फंस गए, किसी ने धक्का लगा दिया गाड़ी को, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ही बच्चा घर से आया, उसकी मम्मी ने उसकी पसंद का टिफिन नहीं भरा है, उसकी जो चाहिए थी वो चीज नहीं मिली उसको, मम्मी ने बोला आज ये नहीं बनेगा कल बनेगा, मैं जा रही हूँ आप नहीं आओगे। सो मेनी थिंग्स दे आर हैविंग इन माइंड। तो जब वो इन सारी चीजों के साथ आते हैं, उनके भाव बदले हुए होते हैं। इवन हर एक का मतलब तरीका भी अलग होता है, हर एक बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके के इमोशंस रखता है। उनके डिफरेंसेस को समझना, हम जो प्रेयर करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हर कोई अपनी अपनी जिस भी जगह से आया है, जो भी करके आया है, सारे 1 मिनट के लिए जब एक जगह ध्यान लगाते हैं तो सब लोग उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ये एक प्रेयर का बेसिक फंडा होता है, इसलिए प्रेयर की जाती है ताकि सब एक ही मूड में, एक ही जगह, एक ही ध्यान में आए। तो हम ये जो भावात्मक भिन्नता है हम स्कूल में ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर एक बेंच पे माहौल अलग होता है। एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे, उनकी यदि बहुत अच्छी बनती तो दे विल बी हैप्पी, शायद उनकी कुछ बातें लेन-देन चलता रहेगा। यदि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे जिनकी नहीं बनती है या किसी बात पे कुछ हो गई टसल, तो वहां पे उनका चेंज रहेगा। तो इमोशनल डिफरेंसेस को आपको समझना है और उसके हिसाब से डील करना है। आप एक ही जैसा जो रिएक्शन है हर बच्चे को नहीं दे सकते। एक ही पनिशमेंट 2 बच्चों को नहीं दी जा सकती एक गलती पे। पनिशमेंट के बारे में जब ये बात तो मैं बोलती हूँ, जैसे अभी मैं आज का किस्सा बताऊं। 5th स्टैंडर्ड में ईएनवी का पीरियड चल रहा था, 2 बच्चे कुछ चीट एक दूसरे को ले दे रहे थे। उसमें कुछ उन्होंने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को गंदा गंदा लिखा था, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा ऐसे करके। दोनों मेरे पास आए, तो उनके पेरेंट को मैंने बुला लिया, और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी इट वाज नॉट अप टू द मार्क। मैंने पेरेंट को लगा कि प्रिंसिपल ने बुलाया है, बच्चे ने कुछ किया है, उनको फोन पे बताया था कि भाई क्लास में चीट वीट दे रहे थे और पकड़ी गई है इसलिए बुलाया है। पेरेंट मेंटली वो होके आए थे कि जरूर अब तो कुछ सुनना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। बट मैंने पेरेंट को बुला के बिठाया, मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा मैंने आपको आपके बच्चे की गलती बताने के लिए बुलाया है और ये गलती गुनाह नहीं है, आप उस बात को याद रखिए। उस बच्चे को भी बुलाया, पहले तो उसको एक बार चिल्लाया डांटा कि आप क्लास में पढ़ाई के वक्त ये सब कर क्यों रहे थे। उसने जब अपनी बात बता दी, उसको वापस क्लास में भेजा, जब पेरेंट्स आए तब फिर उसको बुलाया। उसको मैंने समझाया कि बेटा आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप समझ सको कि सही क्या है और गलत क्या है। 5th का बच्चा 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे में इतनी समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने कहा आपको पता है कि आपने उस बच्चे के लिए जो भी उसमें लैंग्वेज लिखी वो गलत है, तो बोलता हाँ मैम। उसने लिख कर वापस काट दिया, तो मैंने कहा आपने काटा क्यों। कोई पढ़ ना ले अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। मैंने उससे पूछा जब आपको पता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा तो आपने लिखा ही क्यों। पेरेंट्स बड़े वो थे, मैंने पेरेंट को बोला कि आपको बोलते सॉरी, पेरेंट बोलते, मैंने कहा इसमें गलती आपकी है ही नहीं जो आप सॉरी बोलेंगे। और सिर्फ आपको बुलाने का एक रीजन है कि बच्चा आज पहली बार गलती की है, ऐसी गलती जो माफ नहीं कर सकते हैं, और उसको नहीं पता है कि उसको ये करना चाहिए। इसलिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो इस तरह की यदि लैंग्वेज कहीं से सीखा है तो आप पहले ये पता लगाइए कि वो कहाँ से सीख रहा है, किससे सीख रहा है, इस तरह के शब्द या इस तरह की गालियां उसको कैसे आती है। आपका काम ये है कि आप उसको पता लगाइए और वो जो सोर्स है उसको बंद कर दीजिए। मुझे ना उसको कोई पनिशमेंट देना है ना कुछ करना है, कल से मैं उसको उस बात के लिए सोचूंगी भी नहीं, मैं उसको भूल जाऊंगी, बट आपको ये देखना है। सो यहाँ हमारा रोल होता है इस तरह से एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट इज व्यक्तित्व भिन्नता। सबकी जो पर्सनालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत खुल के बात करेंगे, हर चीज में तुरंत बताएंगे। कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल सही है, उनको पता है आता है, लेकिन उनको हाथ ऊपर करना भी प्रॉब्लम होगा, जवाब देने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये उनकी पर्सनालिटी होती है। तो यदि आपको उनको, अगर आप उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं तो आपको पता है कि उनको क्या डर है, उस डर को हटाइए।
मेरे क्लास में बच्चों को छूट होती है कि वो जो उनके दिमाग में आता है वो बोल सकते हैं, हाथ हैंड रेस करे, जिसको आता है वो बोले। और मैं कोशिश ये करती हूँ जितने हैंड रेस हो गए उसके बाद जो हाथ नीचे है उनमें से किसी को खड़ा करके पूछो, क्योंकि जिसने हैंड रेस कर दिया उसकी हिम्मत हो गई। पहले एक आध किसी को जो हैंड रेस उसको पूछ लो, आपको पता है कि ये बच्चा गलती करेगा, उसको बुला के पूछिए, ताकि जब उसकी गलती होती है तो आप उसको सांत्वना दीजिए कि कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, अच्छा किया, लेकिन ये गलत है। देन जिसने हाथ नहीं उठाया आप उससे पूछिए, तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि उसको पता है कि अब गलत क्या है तो सही होने की संभावना कहाँ है, एक उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से जब उसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। तो जो उनकी पर्सनालिटी होती है उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा समझ के इस तरह से, ये आपको एक ट्रिक बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और ये हर हमेशा आपकी क्लास के ऊपर और बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव कि आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ एक होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनको यदि आपने कुछ कर दिया, कुछ नहीं भी सुना तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो क्लास को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा, जैसे मैं कई बार, बहुत सारे जब होते हैं तो वी गो रोल नंबर वाइज, और रोल नंबर वाइज में कभी भी फर्स्ट से शुरू नहीं करिए। लाइक मेरे क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो मैं 25 से शुरू करती हूँ, 25, 26, देन 24, देन 27, दोनों से। मतलब बच्चों को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप कब कहाँ से कैसे शुरू करेंगे। यू कैन टेक टेंस 1, 11, 21, 31, दे शुड नॉट मेक आउट कि आप कब क्या कैसे करेंगे। तो एक हमेशा सस्पेंस बना रहेगा, तो जितने भी उनके डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे, एवरीबॉडी विल बी अटेंटिव। तो ये आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंस थोड़े से हट जाएंगे वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट इज अनुभूति भिन्नता, परसेप्शन या कॉग्निशन बोलते हैं, परसेप्शन डिफरेंस। मैं एक बहुत अच्छा लेके बैठी हूँ अपने पास में। व्हाट कैन यू सी हियर? 6. If I do like this, so I am seeing 9. This is called perception. आप किस नजरिए से कहां से देख रहे हैं, आप सही है, मैंने ऐसे किया, आपने देखा, बिल्कुल सही है आप, लेकिन मैंने ऐसे देखा तो मुझे 9 दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। ठीक है। अभी ये जो ग्लास थे, सपोज इसी ग्लास में, अब बोल सकते हैं ग्लास 3/4 भरा हुआ है, अब बोल सकते हैं 1/4 खाली है। I can say this is full 3/4 with water and 1/4 with air. Perception. We can have many different answers. So every child is having his or her own perception. हर एक बच्चे का अपना perception होता है। हम जब किसी एक चीज को बताते हैं तो उसको हर कोई अपनी तरीके से सोचता है, अपने तरीके से लेता है। आपको मतलब when you are teaching, you have to be precise कि आप जो बता रहे हैं बच्चे वही समझे। उनका परसेप्शन क्या हो सकता है जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, तो कौन उसको किस तरह से लेगा। इफ यू कैन थिंक, तो आप उसको प्रिसाइज कर सकते हैं कि बच्चे इससे ज्यादा आगे ना बढ़े, एग्जैक्टली यही सोचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। उनका परसेप्शन यदि पता होगा तो आप अपने लैंग्वेज और अपने एग्जाम्पल को बेटर चूज कर पाएंगे। ठीक है। परसेप्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक था, एक बोलता है कि हमको जिंदगी एक ही बार मिलती है, ठीक है, एक ही बार हम जीते हैं। दूसरा बोलता है जिंदगी तो रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक दिन आती है। ठीक है, जिंदगी इतने साल है, हर साल के 365 दिन, सो मैनी थिंग, इतने सारे को छोड़ के एक दिन मौत का उसको क्यों सोचना। दैट कैन बी परसेप्शन, कौन किस तरह से सोचता है। बच्चों के परसेप्शन बहुत डिफरेंट होते हैं, यदि आप समझते हैं तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वातावरण भिन्नता। कौन किस घर से आ रहा है हमको नहीं पता, उनके घर में किस तरह का वातावरण है, एंड घर का वातावरण किसी भी कारण से बदल सकता है। मैं आज का एग्जांपल बताती हूँ। हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, 5th स्टैंडर्ड का हॉस्टल का बच्चा है, उसकी मदर आई। पढ़ने में बच्चा थोड़ा सा
कमजोर है, और उसकी मदर आई हॉस्टल में, ट्यूशन टीचर आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ता है उतने देर, उसके बाद जो बाकी अकेले रहने का टाइम होता है, होमवर्क करने का टाइम, तो वहां वो प्रॉपर नहीं अटेंड कर पा रहा है। तो जब मैंने पेरेंट से बात की, पहले फादर से बात हुई थी, फोन पे हुई, जब एडमिशन के लिए आए तब मिले, तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती। जब आज पेरेंट आई, देन शी टोल्ड, मैंने मतलब टीचर ने ऐसा कहा होगा कि वो आपको बहुत मिस करता है, शायद आपके साथ बहुत छोटा है, अभी 10 साल का है और अलग रह रहा है, इसलिए शायद नहीं अटेंशन दे पा रहा है। पेरेंट मुझे बोलती है कि टीचर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज ही घर ले जाऊं, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैंने रीमैरिज किए हैं, और मैंने जहाँ रहती हूँ वो छोटा सा गांव है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, इसलिए मैं उसको हॉस्टल में रख के। तो आप सोचिए, मतलब बच्चा जिस वातावरण से आ रहा है, वो छोटे से गांव में, वो उसकी मदर सेकंड मैरिज करके गई, वो 10 साल का बच्चा है, काफी कुछ समझता है। उसने शायद उसके पहले भी, जब भी उन्होंने शादी की होगी, वो शायद 6 साल 7 साल का होगा, तब तक उसने अपना घर दूसरा देखा है। अब वो दूसरे किसी घर में है, उसका वातावरण, उसकी मेंटल स्टेटस, कितनी चीजें चेंज होगी, वो बच्चा किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। हम लोग एक दिन कभी हमारा बिस्तर बदल जाए, किसी और जगह सोना हो, तो नींद नहीं आती है, सिर्फ सोने की बात होती है, थके होते हैं तो भी हमको बहुत देर लगती है। आप सोचो, वो बच्चा जिसकी पूरी जिंदगी बदल गई है, पूरा घर, उसका फादर जिसको पापा बोलना है वो पर्सन बदल गया है, हाउ ही मस्ट बी हैंडलिंग, उस कैसे सोच करता होगा। और इतनी सारे प्रॉब्लम के साथ उसकी मम्मी ने उसको हॉस्टल में डाल दिया, कंप्लीट डिफरेंट घर से। उस मेंटल स्टेट में बच्चा कितना करेगा, और तब उसको क्या चाहिए। तो हर एक के साथ एक कहानी होती है, हर एक के पीछे, ठीक है। तो वी हैव टू ट्राई कि कौन किस वातावरण से आ रहा है, कैसे उसको हैंडल करना, उसके वातावरण से उसको बाहर निकालना, उसके पर्सनल प्रॉब्लम से उसको निकाल के हेल्प करना, एंड टू मेक हिम अटेंटिव टू योर क्लास। अभी मैंने सोचा है, मैं उसके लिए वैसे भी, जब एग्जाम होती है, एक्चुअली उसको थोड़ी दूसरी भी प्रॉब्लम है, लाइक थोड़ी सी देर दे दी, 15-20 मिनट उससे कोई बात नहीं करेगा तो वो सो जाएगा। अभी मैंने, उसकी मदर ने आज मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर को बताया, दवाई चल रही थी, बीच में काफी अच्छा हो गया, लेकिन फिर अभी उसको नींद आने लगी है। तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि आपने, डॉक्टर ने आपको रीजन क्या बताया। कैन यू इमेजिन, ही इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से नींद आ जाती है, बॉडी काम नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन शायद कम हो जाता है, उसको ब्रेन तक जब ब्लड पहुंचता ही नहीं है, तो ब्रेन सो जाता है। वो 15 मिनट यदि उसको हिलाएगा नहीं। सो एवरीडे जब भी वीकली टेस्ट होता है, जब भी एग्जाम होती है, मैं हर रोज पहले राउंड पे जाती हूँ, मुझे पता है उसकी सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी क्लास में। मैं पर्सनली उस क्लास में जाके जो टीचर, उनको बोलती हूँ कि इसको हर 15 मिनट बाद पूछना है कि आपने कितना लिखा। मैं टीचर को नहीं बोल के आई कि उसको प्रॉब्लम है, ये है वो है, मुझे बच्चे के सामने वो पेपर देने बैठा है, मुझे नहीं बताना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो मैं सिर्फ टीचर को बता के आई हूँ। सो हर एक के वातावरण को समझना, और यदि आपको पता है किसी के बारे में कुछ, तो उसको उसके हिसाब से हैंडल करना। जो हमारी क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता, उसकी वजह नहीं पता होती है। दैट वी कैन डू, ठीक है। लास्ट इज प्रतिभा या योग्यता में भिन्नता। हर एक बच्चा अलग होता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छे से स्पीच देता है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई पोएट्री बहुत अच्छी कर सकता है। तो हर एक में डिफरेंस होते हैं, उनके टैलेंट को देख के उनकी एबिलिटी को यूज करना। अभी मेरे क्लास के अंदर जैसे मैंने कुछ समझाया, मैंने उस दिन उनको डायरेक्शन सिखाए, मैप समझा रही थी, उसने डायरेक्शन सिखाया, तो मैंने उन लोगों से बोला कि अभी कौन अच्छा है, जो राइटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग अच्छा कर सकता है, तो आप डायरेक्शंस पेपर पर लिख कर लेकर आइए, देन विल पुट क्लास में ऊपर लगा देंगे, तो आपको पता होगा कि किसके सामने कौन सी डायरेक्शन आती है। अब क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमेशा सामने रहती है, तो बहुत ईजी हो जाता है याद करना। तो किसकी कौन सी क्वालिटी कब यूज करना, ये हमको पता होना चाहिए। उनकी जो भी क्वालिटीज हैं वो हमको पता है, तो हम उनको उस हिसाब से काम दे सकते हैं, उस हिसाब से क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत होशियार है, बहुत जल्दी लिख लेता है, ठीक है, तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम दे सकते हो, उसके बाजू में दूसरा बच्चा बिठाइए जो स्लो लिखता है, और उसको ड्यूटी दीजिए कि उसका देखना आपका काम है, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करने की जगह वो काम करेगा।
हर एक की प्रतिभा क्या है आपको पता होगा, तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे कि बच्चों की जो एबिलिटीज होती है वो किस तरह की होती है। टोटल 5 है एबिलिटीज, उसमें से हम आज 3 डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहला है अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, जिसको बोलते हैं कॉग्निशन या परसेप्शन। अभी परसेप्शन का एक मैंने एग्जांपल आपको दिया था। अभी जिस बच्चों मतलब हर एक बच्चे में ये सारी एबिलिटी होती है। मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगी कि जो एबिलिटीज होती है तो बच्चे कैसे होते हैं, और वो एबिलिटी की डेफिशिएंसी यदि वो एबिलिटी नहीं है तो बच्चे कैसे करेंगे, क्या क्या परेशानियां हम क्लास में फेस करते हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कॉग्निशन परसेप्शन ज्ञान प्राप्ति। अभी उसकी पहचान कैसे होगी, जिसके जिसके अंदर ये क्वालिटी अच्छे से है, बहुत अच्छे से है, तो वो बच्चा पहले तो उसको वो बहुत सारे मतलब जानकारी अपने पास रखेगा। ठीक है, लेकिन ज्ञान की कमी होती है उसमें। आजकल तो गूगल है, हर चीज बच्चे बहुत सारा पढ़ के ले आते हैं, इतना सारा, लेकिन उसको यूज कैसे करना वो उनको नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप एक चीज बोलोगे 10 चीज प्रिंट आउट निकाल के 10 चीज लिख के लेकर आ जाएंगे, लेकिन यदि आप उनसे से एक भी क्वेश्चन पूछ लीजिए उसके लिए तो उनको नहीं पता होगा। देयर उनको समझाना है कि जानकारी और ज्ञान, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ज्ञान वो होता है कि उस जानकारी को कैसे उपयोग में लाया जाए। यदि किसी जानकारी को आप उपयोग में ले सकते हैं तो वो ज्ञान है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका कॉग्निशन हाई होता है, उनके पास ऑलवेज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत जिज्ञासु। आपने कोई एक चीज बताई तो उसके लिए उसके पास 2-4 क्वेश्चन होंगे और वो ऑलवेज उसको पूछते रहेंगे आपसे क्लास में। उनके पास हर एक चीज के लिए एक या 2 क्वेश्चन तैयार होंगे, वो रेडी होंगे आपके पास। वो सर जिसका कॉग्निशन अच्छा होता है, कई बार ये देखा है कि वो कंसंट्रेशन भी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनको जिज्ञासा होती है कि जानना है, तो कंसंट्रेट कंटिन्यूअस रहेंगे। धारा प्रवाह मतलब बहुत स्मूथली वो आपके साथ मतलब जो आप बता रहे हैं उसके साथ साथ वो चलते जाएंगे, जहां आप मतलब जो भी चीज आप बता रहे हैं उसमें डीप में आपके साथ रहेंगे। प्लस उनकी सोच लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है उनकी थिंकिंग। उन्होंने एक चीज दिमाग में बना रखी, आपने दूसरी बताई तो वो तुरंत यहाँ से वहां शिफ्ट करके उस पे, और वो अपने आप को हैंडल कर सकते हैं उसके साथ। कोई भी आप उनको प्रॉब्लम दीजिए, कोई क्वेश्चन दीजिए, तो उनकी एबिलिटी होती है उसको सॉल्व करने की। ये मैं सारी एबिलिटीज बता रही हूँ। अभी जो इससे अपोजिट होगा वो यहाँ पे इन सारी चीजों में कम होगा। ठीक है, जल्दी और कम प्रयास में सीखना, उनको टाइम कम लगता है सीखने में और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उनकी कल्पनाएं असामान्य होती है। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूटन अकेला ही ऐसे के पेड़ के नीचे बैठा था, क्या उससे पहले कभी कोई नहीं बैठा होगा? बहुत सारे बैठे होंगे सेब के पेड़ के नीचे, और सेब को नीचे गिरते हुए भी सबने देखा होगा, लेकिन उसको देखकर सोच जो आई वो उसमें आई और उसने ढूंढा उसका जवाब, तो हमको कुछ मिला। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके पास ऐसे हर एक चीज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं जो सेब होता है वो छोटा होता है, वो इतने बड़े पेड़ पे लगता है, तरबूज इतना बड़ा होता है वो इतनी पतली सी बेल पे, ऐसा क्यों? अच्छा, आप में से कोई यदि साइंस टीचर है या कोई बता सकता है तो प्लीज। यदि आपसे किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन तो वैलिड है, क्वेश्चन वैलिड है बच्चे का कि बड़ा फल है तो बड़े पेड़ पे होना चाहिए, छोटा फल छोटे पेड़ पे होना चाहिए, क्योंकि वो उसको ले सकता है। प्लीज कोई तो आंसर दीजिए। मैम जहाँ तक मुझे समझ आता है मतलब जो नेचर है उसने हर एक चीज बैलेंस की हुई है। तो अगर किसी बड़े ट्री पे अगर कोई बड़ा सा फ्रूट होगा तो क्या होगा, वो जैसे हैंग कर रहे हैं, एप्पल्स हैंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से कोई बड़े फ्रूट को हम हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो हर साइड से इतना इतना वेट वो झेल सके।
और जो जैसे हम वाटरमेलन की अगर बात करें तो वो छोटा सा होता है उसका, लेकिन वो फ्रूट जो होता है मोस्टली उसका जमीन पर ही रहता है, हैंग नहीं करता एप्पल की तरह। तो क्या होता है, वो प्लांट भी सर्वाइव कर जाता है उसके वेट के साथ। तो दैट इज द बैलेंस ऑफ नेचर। जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और एक आप बच्चों को उनकी तरह से फनी तरीके से बताना, आंसर बिल्कुल सही है आपका, लेकिन बच्चों को बताने के लिए आपका तरीका, उनको बोलिए कि ठीक है, तरबूज यदि पेड़ पे लगता, न्यूटन बैठा था, तो क्या वो तरबूज गिरने के बाद सोचने के लिए होता जिंदा? सेम चीज है, जो आपने बोला मैं भी वही बोल रही हूँ, राइट? अभी ये आपको बच्चे को तरीका बताना है, उनकी जो सोच है तो उस तरीके से आंसर उनके हिसाब से देने का। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। मुझे याद है मैं जब केजी की इंचार्ज थी, तो मेरी जो टीचर थी सीनियर केजी की क्लास लेती थी, तो वो मुझे एक बार आके मतलब ऐसे ही बात बात में बता रही थी, बोले एक लड़की थी खुशी करके, वो इतने अच्छे हैंडराइटिंग, बिल्कुल लाइन में कहीं भी ऊपर नीचे बाहर नहीं निकलना चाहिए, जरा सा भी बाहर निकलता उसको रब करके फिर से लिखना। तो टीचर बोलती कि वो इतने अच्छे हैंडराइटिंग से लिखती कि मुझे, मैं वेरी गुड लिखती हूँ तो मेरे हैंडराइटिंग उसके सामने खराब दिखते हैं मुझे, तो मुझे वो लिखने में शर्म आती है। ऐसे बच्चे इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम अपना परफेक्शन के साथ करते हैं। तो यदि आपके बच्चे इतने परफेक्ट है तो यू नीड टू बी परफेक्ट। तो ऐसे बच्चों को मतलब उनके हिसाब से आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग सामान्यतः अंतः प्रेरित होते हैं, मतलब इनर, उनको हमको बाहर से मोटिवेट करने की या धक्का देने की जरूरत नहीं है। बौद्धिक प्रक्रियाओं में रुचि लेते हैं, यदि आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ले रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन डाला तो वो तुरंत उसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे। वो उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बट दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन कि इसका क्या आंसर हो सकता है। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए रेडी होते हैं। उनकी जो रीडिंग स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जितना उनका ब्रेन तेज चलेगा उतना उनका सारा काम, मतलब तो रीडिंग स्पीड उनकी ज्यादा होगी। और ऑलवेज एक क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसा हो तो, अगर ऐसा हुआ तो, आपने कोई एक चीज बताई, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे नहीं, अगर ऐसा होता तो, ये क्वेश्चन ऑलवेज ऐसे बच्चों में आएगा जिनका कॉग्निशन अच्छा है। अभी जस्ट जितनी मैंने क्वालिटीज बताई, वो जहां पे जो बच्चे कॉग्निशन में कम है वो इससे अपोजिट बिहेव करेंगे, ठीक है। अभी जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनकी कुछ क्लास में परेशानियां भी होती है। जैसे भी आपने पूछा था कि कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब होशियार बच्चे, उनको नहीं दिया तो दे विल आस्क क्वेश्चन, ये वही होशियार बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे हमेशा बीच में बोलते हैं जब आप कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई, बाकी बच्चे अभी कोशिश कर रहे हैं समझने की, दे आर क्वाइट, लेकिन उनको समझ में आ गई, तो आपको हमेशा क्लास में आपका सेंटेंस खत्म हुआ नहीं कि उनका क्वेश्चन या उनका हैंड रेस अप होगा। दूसरा, हमेशा उनको एक ही होता है कि सब लोग मेरी बात सुने, उनको हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करना होता है, ऑलवेज, ऑल द टाइम। अब इवन आप मतलब आपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे कि कुछ एक लोग होते हैं उनको हर चीज में चाहिए कि अटेंशन सारा उनको मिले। उसके बाद उनको विशेष व्यवहार की अपेक्षा होती है क्लास में, बाकी सबको टीचर कुछ भी बोले, लेकिन टीचर को, मैंने ये हाथ ऊपर किया, मुझे टीचर ने अप्रिसिएशन देना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ऑलवेज। एक मार्क भी यदि कम आ गया उनका तो वो टीचर की जान खा जाएंगे, मैम आपने ये यहाँ पे काटा ही क्यों, ऑलवेज उनका ये प्रॉब्लम रहता है। सही है, बस बहुत सारे के फेस पे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे भाव, ये हम लोग सब फेस करते हैं। एक दूसरा, उनको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, उनके पास में यदि किसी और को बिठा दिया या उनको कोई कुछ अलग चीज या कुछ, तो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका एक जो माइंडसेट बना हुआ है उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। और एक अति आत्मविश्वास से पीड़ित, आप उनको कुछ, हाँ मैम मेरे से हो जाएगा, मैं लिख लाऊंगा, नो डाउट घर जाके बहुत सारा उनको शायद स्ट्रगल होगी, वो इधर उधर भागेंगे, बहुत सारे टेंशन में आ जाएंगे। मुझे पता है एक बच्चा, मतलब जैसे टेस्ट का टाइम खत्म हुआ, बेल बजा दिया मैंने, टीचर क्लास में पेपर्स कलेक्ट कर रही थी, उसका लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, उसको आंसर आता था, वो शायद लिखना उसका थोड़ा सा रह गया, मैं राउंड पे थी और वो पेपर देने को तैयार नहीं था टीचर को। मैं वहां पे गई, मैंने कहा टाइम ओवर बेटा, अब दे दीजिए। मैम मेरा सिर्फ एक लाइन लिखना बाकी, आप मुझे दे दो, नहीं तो मेरा मार्क कट जाएगा, मैं फिर फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। उनको इतना ज्यादा एंग्जाइटी, इतना ज्यादा टेंशन। अभी वो सिंपल टेस्ट है, यदि उसमें आधा मार्क या एक मार्क कम भी हो तो टाइम में उसने फिनिश नहीं किया, ये उसकी गलती है कि वो टाइम पे फिनिश नहीं कर पाया।
तो भी वो उस गलती को हटा के उनको जो है मतलब रूल्स तोड़ के भी उनको अपना काम करवाना है, ये उनका एक, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ, मुझसे ये होना ही चाहिए, यदि नहीं हुआ तो वो परेशान हो जाते। उसके बाद वो सारा दिन परेशान कि मैं लास्ट लाइन नहीं लिख पाया, पूरे पेपर लिख लिया है, बाकी सारे मतलब 99% मार्क्स पक्के कर लिए, उसके लिए उनको खुशी नहीं होगी, लेकिन जो 1% उनका खोया है उसके लिए टेंशन होगा। ये उनके मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक होता है इन लोग ऐसे लोगों में कुछ मतलब जो इसमें नहीं होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है ADHD। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट? आप लोगों में से कितने को पता है ADHD की प्रॉब्लम? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, बट फिजिकली वो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, और दिमाग ज्यादा और बॉडी कम, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ये बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा हिलते डुलते रहते हैं, ऑलवेज कुछ ना कुछ उनको करने को चाहिए, दे कैन नॉट सिट प्रॉपरली फॉर अ सिंगल मिनट, और एक जगह पे अटेंशन उनका नहीं रहता। आपने एक चीज बोली, वो दूसरी को सोचेंगे, तीसरे को सोचेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे, दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। ये एक ADHD की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी ये सारी हमने डिस्कस कर ली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और आप लोगों ने अपने बच्चे भी रिलेट कर लिए होंगे कि मेरे क्लास में ये बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी इनके जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनसे ज्यादा लंबी बात करिए आप, जब भी इनको बोलने का मौका मिले उनको अपनी बात खत्म करने का टाइम दीजिए। अभी होगा क्या, आपके पास क्लास के 35-40 मिनट में इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जहां पे आपको लगता है कि अब इससे बात करने की जरूरत है, उसको रेसेस में या सुबह पहले आके स्कूल से पहले या कहीं किसी पीरियड के बीच में आपके पास टाइम है, जहां पे भी पॉसिबल है उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको सुन लीजिए। जब ये लंबी बातचीत बोलते हैं, जब वो अपना जो मतलब उभार है वो निकाल लेते हैं, तो दे विल बी कंफर्टेबल। या फिर ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल गेम्स या कुछ स्पेशल TLM या क्लास के अंदर आपके कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बच्चे फटाफट लिख लिया, फटाफट पढ़ लिया, बोल लिया, उनको समझ आ गया, बाकी बच्चे अभी कर रहे हैं कोशिश, वो फ्री हो गए। एक तो मैंने तरीका बताया कि किसी दूसरे के पास बिठा दो। उसका दूसरा तरीका, आपके पास उसके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन या कोई वर्कशीट या कुछ आपके पास कोई एक ऐसी चीज आप उसको लेके जाइए कि उसको करने में थोड़ा टाइम लगे, उसको सोचना पड़े, उसको करना पड़े, उसको वो चीज दे दीजिए। लेट हिम डू दैट। वो बच्चा उसमें बिजी रहेगा, तब तक आप अपनी पूरी क्लास को हैंडल कर लेंगे। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज उसके लिए होनी चाहिए। आप अपने उसमें से जो भी लेसन चल रहा है उसमें से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल दीजिए जिसको उसको डिटेल में लिखना है। उसको बोलिए कि बाकी सब लिखेंगे, आपको ये डिटेल में इस तरह से लिखना है। लेट हिम डू, उसको रिसर्च करने दो, खुद सोचने दो, लिखने दो, तो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। और उसको डिटेल, ऑलवेज डिटेल में उससे आंसर लिखो। बाकी सब यदि आधी लाइन में, एक लाइन में उसका आंसर देते तो ही इज सपोज टू राइट इन 5 लाइन्स। आप तो बहुत होशियार हो, आपसे उम्मीद ज्यादा है। गिव हिम दैट लिटिल बिट बूस्ट कि वो कोशिश करे और करे। ठीक है, उसके बाद उसको या तो कोई पजल देके रखिए, कोई एक पजल ऐसी देके रखिए कि वो उसके पीछे लगा रहा है उसके आंसर को फाइंड करने के लिए, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। आगे जब हम TLM और सब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज किस में क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको हेल्प करूंगी बताने में। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब ब्रेन काम करता है, वो लोग रीजनिंग भी बहुत करते हैं, मतलब किसी चीज के रीजन को आप बताएं तो उसको रीजन को सोचना समझना। जब आप उनको, उनका बिहेवियर है, जब आपको लगता है कि इसका बिहेवियर थोड़ा हद से ज्यादा हो रहा है, अभी हैंडल नहीं हो रहा है, उसको अकेले में बुला के एक बार बोलिए कि आप जो बिहेवियर क्लास में करते हैं, आप उनको बोलिए कि अपने आप से बाहर निकल के आप सोचिए कि आप टीचर हो और ये जो बिहेवियर किया है वो मैंने किया है, और मेरे इस बिहेवियर पे एज ए टीचर आपको जब पूरी क्लास को संभालना है तो आप क्या फील करेंगे। उसको जब उसका बिहेवियर मतलब उसको आईना दिखाया जाएगा, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ सकते हैं उसको। उसको टेबल टर्न करके देना है तो वो उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। और ऐसे बच्चों का जो इलाज है वो है मेडिटेशन।
अभी मेडिटेशन वो हम जैसे मेडिटेशन सोचते हैं, मेडिटेशन से जो दिमाग में आया कि मतलब मुद्रा बना के बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए, चिल्ड्रन कैन नॉट डू, बच्चों के बस की बात नहीं है। तो बच्चों के बस की बात क्या है? उनको कोई एक ऐसा मतलब कोई गेम या कोई एक ऐसी चीज जिसमें थोड़ा लंबा समय उनको कंटिन्यूअस बिजी रहना पड़े, ऐसा कोई काम उनको बताए। उनका इंटरेस्ट आपको पता होगा कि वो क्या इंटरेस्ट है उनका, कैसा करते हैं, और उसके हिसाब से आप उनके लिए कोई ऐसी चीज ढूंढ के दीजिए, कोई एक ऐसा पजल या कुछ ऐसा बनाइए। तो वो जब कंटिन्यूअसली उसमें बिजी रहेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे उस पे, तो वो उनका मेडिटेशन है। बच्चों का मेडिटेशन पर्टिकुलर किसी एक चीज पे ध्यान देना और उसको करना। और एक चीज करिए कि उनका स्क्रीन टाइम पेरेंट्स से डिस्कस करके ऐसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करवाइए। जब वो लोग मोबाइल, टीवी, उसका स्क्रीन टाइम कम करेंगे, क्योंकि क्या होता है मोबाइल और टीवी वगैरह पे क्या होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत सारे सीन चेंज होते हैं। जब हम लोग इसकी आदत हो जाती है बहुत सारे तुरंत तुरंत सीन चेंज होना और देखना, तो ब्रेन पे एक असर होता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको जो मतलब लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको समझते हैं। हम किसी भी चीज को हम देखते हैं, वो दिमाग तक पहुंचता है आंख से, उसको हम समझते हैं, देन रिएक्ट करते हैं। थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर तुरंत चेंज होता है वो बहुत स्पीड में होता है। आजकल के बच्चों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो लोग इस जो स्क्रीन के ऊपर फास्ट जाता है और रियल लाइफ में वो चीजें धीरे होती है। तो वो इसलिए उनको स्क्रीन ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि माइंड के अंदर जब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं तो थोड़े केमिकल रिलीज होते हैं। वो जब ना हो तो उनको बुरा लगता है। एक होता है डोपामाइन करके एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल रिलीज पता है सबसे ज्यादा किस में होता है? जब आप पोटैटो वेफर्स खाते हैं, कोई वेफर्स खाते हैं, बिकॉज उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज स्टार्च, फैट एंड सॉल्ट। जब ये तीन चीजें कंबाइन होती है तो जब बॉडी में जाती है तो ये डोपामाइन ज्यादा रिलीज करती है। और इसीलिए आप देखना जब आप कभी वेफर खाते हैं तो एक टुकड़ा खा के आप रुक नहीं सकते हैं, यू हैव टू कंप्लीट द बाउल। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज होने लगता है तो आपको और इच्छा होती है, और इच्छा होती है। सेम थिंग हैपेंस जब वो स्क्रीन देखते हैं, तो वो जब और की इच्छा होगी तो ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उनके स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करवाइए। नेक्स्ट इज सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन आजकल के बच्चों में बहुत डिफिसिट है, स्पेशली पिछले 2 साल में तो जो बच्चे एक दूसरे से दूर रहे हैं सब लोग, तो अभी सोशल इंटरेक्शन वैसे ही कम हो गया है। पहले के जब हाँ मतलब हम जिस उम्र के हैं, हमारे सब भाई बहन सबके होंगे, मतलब आजकल सारे एक एक बच्चे होते हैं, तो एक वही वहीं पे कम हो गया है। हमारे जो पापा मम्मी है उनके 4-4 भाई बहन हुआ करते थे, तो जो फैमिली बड़े सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होते थे, रिलेशन ज्यादा होते थे। आजकल हम लोगों के रिलेशन बहुत कम हो गए हैं, लिमिटेड, आसपास के 2-4 लोग या कुछ फ्रेंड्स या बहुत करीब के, या एक बुआ, एक मामा या चाचा, मतलब लिमिटेड हो गए, तो बच्चों का भी इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। जो सोशली बच्चे अच्छे होते हैं उनकी क्वालिटीज बताती हूँ। एक तो वो बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं, उनको सबके साथ मिल के खेलना या मिल के काम करना अच्छा लगता है। वो अनुसरण कर सकते हैं, दूसरों को फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चा मिलनसार नहीं है, सोशल नहीं है ज्यादा, तो वो जल्दी से किसी की सुनेगा नहीं, जो उसको करना है वो खुद करेगा। जिनके इकलौते बच्चे, जिसके घर में एक बच्चा है, उनकी प्रॉब्लम फेस होती है, वो सिर्फ अपनी ही मर्जी से चलेगा, अपनी मर्जी से करेगा, किसी के साथ उसको नहीं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है सोशली, जो बच्चे कम होते हैं मिलनसार। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी में ये लोग जल्दी से इंटरेस्ट लेते हैं और ग्रुप एक्टिविटी में अच्छे से काम करेंगे। कंपटीशन करना उनको बहुत अच्छा लगता है। जो सोशल इंटरेक्टिव होते हैं, किसी भी कंपटीशन में तुरंत हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। ये सामाजिक अनुमोदन, उनको हमेशा उन्होंने कुछ किया तो 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग उनकी तारीफ करें, उनको अच्छा लगेगा। कहीं कुछ गलती बताए तो तुरंत तो उसको ठीक करके देन बताएंगे। तो ये उनको सामाजिक अनुमोदन हमेशा चाहिए, वो हमेशा दूसरों को बता के करेंगे कुछ काम। सहानुभूति दिखाने के लिए भी होती है, लेने के लिए भी होती है, दोनों तरह से। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो सहानुभूति बता भी सकते हैं,
और उनको प्रॉब्लम है, कोई सहानुभूति दिखाता मतलब वो चाहेंगे सामने से कि उनको कोई देखे, उनको कोई हेल्प करे, कोई उनके साथ कंसर्न हो कि हाँ आपको ये हुआ। दोनों तरह से उनके पास सहानुभूति की जरूरत होती है उनको। नेतृत्व, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जब वो रिलेशन रख सकते हैं तो हैंडल करना इजी हो जाता है उनके लिए। संचार के साधनों में रुचि होती है, जिससे दूसरों से कांटेक्ट कर सके, दूसरों से मिल सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना। ऐसे उनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगेगा, स्टोरी बुक पढ़ना शायद उनको पसंद ना है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। बहुत सारा अलग अलग जानने को मिलता है उनको, तो जितना ज्यादा वो हो सकेंगे कि जान सके दूसरों को। अभी ये उनकी क्वालिटीज हो गई। अभी जस्ट इससे अपोजिट वो बच्चे होंगे जो सोशली कम इंटरेक्ट करते होंगे, जो थोड़े से अंतर्मुखी होंगे या कम सोशल होना चाहते हैं, तो इनसे जस्ट अपोजिट होंगे। ठीक है। अभी इनकी परेशानियां क्या होती है? बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, क्योंकि जो उनके पास बैठा उसका फ्रेंड है और वो हर किसी से बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे कितना भी बोल सकते हैं। वो आपकी क्लास में ऑलवेज डिस्टर्बेंस होंगे। ठीक है। उनमें एकाग्रता कम होती है, क्योंकि हर एक को जानते, हर एक से नजर मिलेगी, हर तरफ उनका ध्यान जाएगा। बाहर से भी कोई निकला तो उनका फ्रेंड होगा, वो उसको तुरंत हाथ हिला के हाय करेंगे। ये उनका प्रॉब्लम है, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। एक और दूसरा होता है कि किसी से भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। उसने ऐसा किया, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, उसके तो इतने मार्क आ गए, उसने उसमें अच्छे फर्स्ट ला दिया, तो वो तुरंत प्रभावित की उसने ये अच्छा किया तो अब मुझे उससे, उसने वो अच्छा किया तो मुझे उससे बात करना है, मुझे उसके साथ रहना है। बहुत जल्दी उन पे इफेक्ट होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो अकेले नहीं रह सकते हैं। यदि आपको उनको पनिशमेंट देना है तो उनको थोड़ी देर के लिए अकेला कर दीजिए, कोई काम उसको अकेले सौंप दीजिए, ये उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। जो बच्चा बहुत सोशली रहता है, तो यू हैव टू यूज, जब आपको उसकी क्वालिटीज पता है, आपको उसकी प्रॉब्लम पता है, तो यू कैन यूज इट। अभी जो इससे जस्ट अपोजिट होता है, वो एक बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। ऑटिज्म ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, और ये स्कूल का ही काम है इसको ढूंढना। मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है अभी। जब तक बच्चा घर में रहता है बहुत बोलता है, हर बात करता है, सब दूर घूमता है। अभी वो बच्चा अभी 5 साल का है, वो शायद 2.5-3 साल तक तो मम्मी के साथ साथ घूमते हैं बच्चे, शायद छोड़ते पड़ोस में जाते, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। उसका 2 साल कोरोना आ गया तो वो घर में ही था। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा स्कूल में आया, मतलब जब वो आया, स्कूल शुरू हुई, विद इन अ वीक, मतलब मुझे सारे टीचर, मतलब हम सारे बच्चों को, क्योंकि पहला वीक होता है तो फर्स्ट के बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कैसे लाइन बनाना, कहाँ जाना, ये वो। तो एवरीवेयर आई हैव टू बी देयर। मैं हर घंटे में क्लास में राउंड ले रही हूँ, बाहर निकल रहे तो मैं उनके साथ में हूँ। तो वो एक बच्चा, मतलब हर टीचर ने बता के, मैम ये कुछ बोलता नहीं है, मैम ये कुछ बोलता नहीं है। अभी मुझे लगा कि शायद ये लेट लर्नर है, बोलना देर से सीखा होगा या वॉट एवर, थोड़े दिन जाने दिया, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। थोड़े दिन बाद पता चला, मतलब उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने बताया कि वो नहीं बोलता है, कोई जवाब नहीं देता। तो पेरेंट बोलते नहीं नहीं, घर आके वो एक एक बात बताता है, आपने कल उसको क्या बोला था, उसने मुझे आके बताया। घर पे जाके वो बहुत आउटस्पोकन है, लेकिन स्कूल में बिल्कुल नहीं। उन्होंने डॉक्टर को बताया, तब उनको पता चला कि दिस इज द ऑटिज्म। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो सोशली कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सबसे बात नहीं कर पाते। जब बहुत सारे लोग होंगे तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, या तो सिर्फ हंसेंगे, सिर हिलाएंगे, उससे ज्यादा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो बच्चा घर में सब लिखता है, सब करता है, लेकिन स्कूल में उसका प्रॉब्लम है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसको थोड़ा हेल्प करें। थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया, लेकिन बोलना अभी भी नहीं शुरू किया। थोड़ा इतना बोलना शुरू किया है कि वो जब क्लास में टीचर नहीं होती है तो उसके पास में जो बच्चा बैठा है उसके साथ बात कर लेगा। उसको यदि कुछ चाहिए, कुछ बोलना है तो उसको बता देगा। इतना थोड़ा सा खुला है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी टीचर के साथ ओपन नहीं हुआ है। दिस इज ऑटिज्म। अभी इससे विपरीत स्वभाव वाले जस्ट फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे। अभी इसके जो सोशली बच्चे जो इंटरेक्ट नहीं करते, उसके पीछे और भी कुछ रीजन होते हैं। या तो उनके फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से वो सोशल नहीं हो पा रहे। या उनके जो फिजिक है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको लेके उनके दिमाग में कहीं पे है। कोई बच्चा सांवला है, कोई बच्चा नाटा है, किसी का मतलब, तो उसको अपने आप को लेके यदि दिमाग में कुछ है कि मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसा लगता हूँ या मेरे घर में,
तो वो बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा। रीजन मैंने आपको 2-3 बताए कि जो बच्चे सोशल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या तो ऑटिज्म है, या उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कहीं तकलीफ है, या वो अपने फिजिक को लेकर कहीं किसी जगह पे मतलब बहुत डाउन फील करते हैं, इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अभी आपको सॉल्यूशंस इसके, ग्रुप एक्टिविटी, कोशिश करिए कि ऐसे बच्चों को ग्रुप के साथ और उनके साथ जिसके साथ वो कंफर्टेबल है उनके साथ ग्रुप बनाइए, ताकि वो थोड़े से खुल सके। किसी भी फंक्शन वगैरह में उनको सबसे पहले प्राधान्य दीजिए, उनको बताइए, उनको कुछ भी जिसमें कंफर्टेबल है, जिस काम को कर सकते हैं उसको करवाइए। ज्यादा यदि कोई बड़ा फंक्शन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, तो सिंपल होता है कि हमारी जो प्रेयर होती है, मेरे यहाँ सिस्टम है, प्रेयर में यदि बच्चे कुछ बोलने आते हैं, कुछ करने, तो उनको आधी मिनट 1 मिनट मिलती है कि वो अपने विचार, यदि कोई स्पेशल डे है, यदि बच्चा कुछ लिख के लाया है, पढ़ना है, तो वी कैन गिव दिस लाइक दिस चांस। टीचर यदि मुझे बोलते हैं कि इस बच्चे को कल असेंबली में टाइम देना है, तो आई गिव 1 मिनट मैं देती हूँ। तो ऐसे बच्चों को कोशिश करिए कि थोड़ा सा, जब वो कुछ जिस चीज में अच्छे हैं, जो चीज कर सकते हैं, तो वो उनको ऐसा चांस दीजिए कि असेंबली में बोले, तो वो बच्चे थोड़े से मतलब कॉन्फिडेंस आएगा तो खुल पाएंगे। जब आप लेसन रीड करवाते हैं जैसे लैंग्वेज वगैरह में, तो रोल प्ले उनको दीजिए। पर्टिकुलर कोई रोल है कि ये कोई कहानी का किरदार है, उसके जो भी डायलॉग बोलना है वो आपको बोलना है, इस तरीके से करके उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करिए, और उसके बाद उसके फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि जो फ्रेंड्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स ही एक, आप मतलब जब जन्म लेते हैं ना, तब से आपके सारे रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, है ना, मम्मी पापा से लेके सब सारे रिश्ते बने बनाए हैं। आप इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं है, ओनली फ्रेंड्स आर द योर चॉइस। इवन शादी भी आपको मतलब पेरेंट्स का बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे कि हम इसी कास्ट में करेंगे, इसी में करेंगे, इतने में से ही तुमको चूज करना है, वहां पे भी लिमिटेशंस आ जाती है। लेकिन एक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो टोटली आपकी चॉइस होती है, टोटली आपके हाथ में। तो ऐसे बच्चों के जो फ्रेंड्स है, आपको पता है कि जो अच्छे से डील करते हैं, तो उनके फ्रेंड्स को यूज करके उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को पिकनिक या आप कोई भी स्टडी टूर वगैरह होती है उसमें इन्वॉल्व जरूर करिए, तो वो वहां पे भी थोड़े से खुल जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको अकेले रहने की और ऐसे किसी के साथ रख देने की जरूरत होती है जो कम बोलते हैं, तो दोनों में शायद थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो यदि एक है वो दूसरे को, जो भी जिसको अफेक्ट करेगा, फायदा हमारा है कि एक तो सुधर जाएगा, ठीक है। और एक कॉम्पिटिशंस, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाइए, थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करिए कंपटीशन के लिए। तो जब किसी एक गोल को लेके कोई काम करते हैं, तो फिर वो पूरी जी जान से उसको करेंगे। मैंने बहुत टाइम ले लिया, मेरा लास्ट पॉइंट एक बाकी है, देन आई विल लिसन टू यू। हम नेक्स्ट पे चलेंगे, भाषा और भाषण, स्पीच एंड लैंग्वेज। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में अंतर, स्पीच और लैंग्वेज, कोई बता सकता है? मैम, भाषा वह चीज है कि जो हम एक जन्म लेने के साथ से जब से बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण से सीख के भी बोलते हैं। लेकिन भाषण के लिए हमें शब्दों का चयन करना जरूरी होता है, एक अच्छी तरीके से ज्ञान भी होना उसका जरूरी होता है। तो नॉर्मल रूप से जो बोल रहे हैं वह एक भाषा है जो हम अपने माता पिता से, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। लेकिन जी, भाषण के लिए थोड़ा सा हमें ज्ञान होना आवश्यक है। भाषण आप जो बोल रहे हैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो भाषण है, मतलब बोलना, बोलने की क्रिया, ये जो फिजिकली संचार प्रणाली जो है, जिसमें हम ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड भाषण। ठीक है, आपने जो बोला भाषण हम जो सिस्टम में लेते हैं, बिल्कुल सही है आप, लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहती हूँ, भाषा आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जो विचार है उनको बताने के लिए, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया ये, ठीक है। जो भाषण है वो हार्डवेयर, हमारी स्पीच हम कैसे बोलते हैं, एंड भाषा जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हम लैंग्वेज यूज कर हमारे विचारों को जिस भी शब्दों में हम बता पा रहे हैं। भाषा का जो डेवलपमेंट होता है घर से शुरू हो जाता है, जैसे आपने बताया, हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। हम जब बच्चा स्कूल में आता है, तब उससे हम किसी भी एक लैंग्वेज में बात करके ही उसको समझते हैं,
ठीक है, जब नहीं बोलना आता था, वो घर में था, उसकी मम्मी ने पापा ने उसको एक लैंग्वेज तो सिखा दी है, एक लैंग्वेज उसको आती है। तो भाषा क्या होती है बेसिकली, उसको कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं पता, नाउन किसको बोलते, प्रोनाउन किसको बोलते, उसको नहीं पता, फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल सही उपयोग करता है। तो हम सबकी ये कैपेसिटी होती है कि हम एक लैंग्वेज को कई बार बच्चे दो दो लैंग्वेज बोल पाते हैं, एक नहीं दो दो लैंग्वेज उनके घर में जो होती है और जहाँ पे वो रहते हैं, हो सकता है दोनों यदि लैंग्वेज डिफरेंस है। जैसे हमारे गुजरात में होता है, बच्चे छोटे बच्चे 3-4 साल के पास में जाते हैं, तो यदि वो हिंदी हिंदी मतलब हिंदी भाषी है, घर में हिंदी बोलते हैं, लेकिन पड़ोसी से गुजराती, तो बच्चा सीख लेता है, मम्मी नहीं को नहीं आती है, ये होता है। तो ये एक बेसिक हमारा एक क्वालिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। अभी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है, पहले सुना जाता है, उसके बाद बोला जाता है, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, हम पहले पढ़ाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क है, ये ख है, ठीक है, और उसके बाद लिखना सिखाते हैं, सबसे आखिरी में आता है। लेकिन जब हम क्लास में काम करते हैं, हम बिल्कुल उल्टे चलते हैं, ऊपर से नीचे, हम बच्चों को पहले लिखवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप पढ़ो क्या लिखा, ठीक है, हमारा सिस्टम उल्टा होता है, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। अभी जो बच्चे भाषा में अच्छे हैं, उनको पढ़ना और सुनना दोनों अच्छा लगता है, लेकिन बोलने से घबराते हैं। कई बार ऐसा होता है, पढ़ लेंगे सुन लेंगे, लेकिन क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि बोलना देर से सीखते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, चलना पहले सीख गए लेकिन बोलना नहीं सीखे, घर में माहौल नहीं मिलाया, कोई भी मेडिकल रीजन होता है। अभी इस तरह के बच्चों में एक जब जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो है डिसलेक्सिया। आप सबने शायद तारे ज़मीं पर देखी होगी, देखी है सबने? नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, यदि किसी ने नहीं देखी है तो। देखिए, सबने देखी होगी। तो जो डिसलेक्सिया के, अब उस पिक्चर को देख लीजिए, तो मुझे डिसलेक्सिया का समझाने की जरूरत नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, जो क्योंकि उनके लिए सारे जो वर्ड्स हैं, सारा वो सिस्टम ही काम अजीब से करता है। दे कैन नॉट, बी और डी लिखना कैसे नहीं आता है? आपके पास कोई बच्चा है जो बी और डी में गलती करता है? इज देयर एनी? मैं एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ उसको बताने का। उसको बोलिए, आप उसको है ना दोनों चीज मत सिखाइए, बी और डी दोनों सिखाने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ एक, उसको डी, उसको बोलिए डी कब आता है, सी के बाद। तो पहले हमने सी बनाया और फिर डंडा खींचा तो डी बना। उसको बोलिए आप सिर्फ डी याद रखिए, जब वो लिख रहा है और उसको बी लिखना है तो वो याद कर लेगा कि ये डी नहीं है तो ये बी है, वो अपने आप उसका दिमाग कर लेगा। आपको दो चीज नहीं सिखानी है, आपको एक चीज सिखानी है, ठीक है? तो आप इस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जैसे पी और क्यू होता है, स्मॉल एफ और स्मॉल टी होता है, जो सिमिलर होते हैं वहां पे बच्चे गलतियां करते हैं। तो किसी एक चीज से रिलेट करके कोई एक चीज बताइए, उसको दोनों मत बताइए। अभी ऐसे बच्चों के जो उपाय है, आवश्यकता क्या होगी, जो बच्चे लैंग्वेज से सीखते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कहानी, कविता या गाना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोशिश करिए कि थोड़ा लय में आप सुना सके, कुछ बता सके। तो या कहानी बना के कोई भी चीज को सिखा दीजिए, तो वो बहुत जल्दी उसको कैच करेंगे। या उनको जैसे टेलीफोन के खेल होते हैं, हम छोटे थे तब बनाते थे, दो डब्बे में बीच में धागा बांध के और उसको सुनने की कोशिश। तो जब वो मतलब इस तरह के कुछ गेम खेलना उनके बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, तो वो थोड़े से मतलब अटेंटिव हो जाते हैं। कुछ चीजें जो उनको मतलब एक चीज थोड़ा सा जो उनको कुछ अच्छा लगे ऐसा कुछ करते हैं, देन दे विल बी अटेंटिव। तो आप वो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा गेम उनके लिए होता है, चित्र बना के, जैसे मैंने बनाया, पिक्चर मैंगो का बनाया और नीचे लिखा बनाना, पिक्चर एप्पल का बनाया, नीचे लिखा ग्रेप। अभी आप उनको बोलिए कि आप पिक्चर पहचानिए, तो वो नहीं पहचानेंगे, आप उनको पढ़ने को बोलेंगे तो सही पढ़ेंगे। दो चीज जब एक साथ होती है तो हम कंफ्यूज होते हैं। अभी जो बच्चे मतलब पिक्चर्स देख के जिनको ड्राइंग अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ पिक्चर्स तुरंत पहचान लेंगे, वर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे बच्चे होंगे वो सिर्फ वर्ड्स पढ़ेंगे, पिक्चर को ध्यान नहीं देंगे। उनको आप बोलिए कि कौन से पिक्चर है वो पढ़, बताओ, नाम बताओ, दे विल बी कंफ्यूज। इस तरह से थोड़ी सी उनको एक्टिविटी दे के आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको शब्द श्रृंखला बनवा सकते हैं, लाइक जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, जो लास्ट लेटर है उससे आपका नया शुरू होगा,
ऐसे वर्ड्स के गेम आप उनको खिलाइए। जिनको लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनका वर्ड नॉलेज बहुत सारा होता है, दे विल बी बिजी इन दैट, दे विल एंजॉय दैट। और कोशिश ये करिए कि उनके वर्ड्स आपको जो चाहिए वो आए। तो ऐसे उनको जो टास्क देते हैं वो लिमिटेड कर दीजिए कि आपको सिर्फ नाउन यूज करना है, आपको सिर्फ वर्ब यूज करना है, या आपको सिर्फ इससे रिलेटेड वर्ड्स यूज करना है। तो दैट विल बी लाइक दैट। टंग ट्विस्टर्स, टंग ट्विस्टर्स है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, दे विल बी एंजॉइंग। क्लास के अंदर आप एक टंग ट्विस्टर बोलिए एंड देन यू सी कि कितने बच्चे बोल पाते हैं, कितने लैंग्वेज में अच्छे हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट विद दैट वन टंग ट्विस्टर। और ये टंग ट्विस्टर मतलब आपकी क्लास को जब बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्लास कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप उनको बोलिए 1 मिनट में बोलता हूँ, आप बोल के बताइए। आप उसके बाद देखिए क्लास के अंदर चेंज, विद इन 2 मिनट आपकी क्लास पूरे आपकी कंट्रोल के अंदर होगी। ऑलवेज क्लास के अंदर इस तरह के टंग ट्विस्टर्स यूज करने चाहिए। ऐसे बच्चों को, जैसे मैंने बताया पहले कि हमने जो कॉग्निशन वाले थे कि उनको लंबा लिखने को देना, ऐसे इन बच्चों को भी आप विचार विस्तार बहुत लॉन्ग लिखना, कोई एक टॉपिक दे दीजिए एंड टेल देम कि यू हैव टू राइट। जो बच्चे इसमें प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, उनके लिए आप ये कर सकते हैं, उनको एक सैंड ट्रे दीजिए। ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, आपको दीपक जी ने भी शायद बहुत सारी एक्सरसाइज बताई, ब्रेन जिम सिखाया है, राइट? मैंने वीडियोस देखे। ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये मतलब आप समझिए कि पूरे बॉडी और ब्रेन दोनों से कनेक्टेड है। ये जो हमारे टिप्स है, पूरे जो हमारी पाम है वो पूरे बॉडी से कनेक्ट है। हर एक का आप एक्यूप्रेशर यदि जानते हैं तो हर एक बॉडी के पार्ट का एक पॉइंट हर हाथ में कहीं ना कहीं होता है, दैट यू नो। और ये जो हमारे टिप्स हैं और ये जो है, दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ब्रेन। जो बच्चे लैंग्वेज में कम है, या जिनको स्पेलिंग्स नहीं याद रहते, या जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन नोटबुक, नोटबुक पे लिखवाने की जगह एक सैंड ट्रे रखिए क्लास के अंदर। कोई भी एक जैसे शर्ट का बॉक्स होता है उस वो, और उसके अंदर थोड़ी सी रेती भर के रख दीजिए। उनको बोलिए अपने उंगली के पोरों से लिखने के लिए, जो वर्ड नहीं याद रहता है या लिखने में प्रॉब्लम है, यदि छोटे क्लास है वो पर्टिकुलर लेटर नहीं लिख पाते हैं, यदि वो फिंगर से लिखेंगे तो वो डायरेक्टली उनके ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा। तो आप ये थोड़ा सा मतलब उनको एक्सरसाइज प्लस ये टिप दबाने की एक्सरसाइज, ऐसी कुछ एक्सरसाइज दे के आप उनको मतलब थोड़ा उनमें चेंजेस ला सकते हैं। I took too much time today. Now I want to, आज के लिए मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। सजल जी प्लीज आप सबको इनवाइट करेंगे एक के बाद एक। नमस्ते मैम। हाँ जी मैम बहुत ही अच्छा लगा आपने जो बताया, और हालांकि ये मेरी सेकंड मीटिंग है बट आई रियली एंजॉयड इट, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया किस तरीके से हमें बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। और अपने बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि हमें बच्चों के साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो सभी मुझे आपको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्यन जी। इसके बाद है अभिलाष रघुवंशी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। अभिलाष सर। जी मैम। मैम आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था। पहले तो सबसे पहले बात करूंगा कि जो व्यक्तित्व के बारे में बताया बच्चों के, और इतना डिटेल में बताया जो कि अभी तक हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया मैम, जिससे कि हमें भी कुछ और चीज़ें जानने को मिली। साथ में क्लास में किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है, किस तरह से उनको हमको रखना है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ये निश्चित ही हमारे बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू मैम। इसके बाद है राजेश सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए अपनी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसा कि आज का विषय था मैम डिफरेंसेस, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मैम इसका टीचिंग लाइन में, कि जब टीचर क्लास में जाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनमें कितने प्रकार की भिन्नताएं हैं, और वो किस किस प्रकार से उन सबको जो टैकल करना है। और यदि ये गुण एक टीचर में है तो उसको क्लास मैनेज करने में बहुत आसानी होती है।
क्योंकि आपने जो आज टॉपिक बताए हैं, जो अपना विषय था आज का, ये मैं विषय कई बार क्लासेज में मैं भी, मतलब जब हमारी टीचर्स की मीटिंग होती है हम लोगों का, जब वर्कशॉप होता है, तो कई बार मैं ये बात बताया है कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जितने भी सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ किस प्रकार की कंडीशन लागू होती है, किस किस में क्या डिफरेंस है, कौन के क्या हालात हैं, तो वो जितना हम समझ पाएंगे उतना अच्छे तरीके से उन बच्चों को टैकल कर सकते हैं और उन बच्चों को समझ सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। तो आज का जो विषय था ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था एक टीचर्स के लिए, और आपने बहुत अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी जो मेरे विद्यालय परिवार के सदस्य जो आज मीटिंग में थे, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू मैम। धन्यवाद राजेश जी। इसके बाद है आशी मैम, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम को लिए। आशी जैन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसे मैं अभी भी, मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है टीचिंग में, सिर्फ 1 ईयर ही हुआ है, तो स्टिल मैं अभी अपने आप को थोड़ा फ्रेशर ही, मतलब काफी फ्रेशर ही समझती हूँ। तो जो टॉपिक आज आपने एक्सप्लेन किया, स्पेशली इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी ट्रेट को लेकर आपने जो हर एक चीज एक्सप्लेन की और जब एग्जाम्पल दिए, तो आई कुड रिलेट विद ईच ऑफ माई किड कि हाँ ये बच्चा ये है, ऐसा है। तो एज अ फ्रेशर कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि इस कंडीशन में इस बच्चे के साथ क्या किया जाए या क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का। कई बार ऐसी कंडीशन क्लास में हो जाती है, तो आपकी बातों से मुझे कई सारी चीजों के सोल्यूशन मिल गए आज। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे खुद के आइडियाज आए, आपकी बात सुनकर नए नए आइडियाज आए। ओके, कि मैं इस चीज को कस्टमाइज कर सकती हूँ, इस चीज को मेरी क्लास में इस बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो एज अ फ्रेशर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था आज का ये सेशन, सो थैंक यू सो मच। एंड योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, उससे भी मैंने काफी कुछ सीखा कि जैसे आपने काइंड ऑफ छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग बीच में की हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है एंड आई एम गोना यूज दैट टू। तो थैंक यू सो मच मैम। आशी जी, थैंक यू। वैसे ये जो स्टोरीज है रियलिटी है, मेरे एक्सपीरियंसेस है। आई हैव स्पेंड मोर देन 23-24 years in this field, and for 14 years I was head of the department. For last 6 years I am principal, so I am dealing with kids as well as parents, and obviously with teachers. So these all are my experiences which I am sharing with you. एग्जैक्टली मैम। तो जो चीजें हैं अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने जी। जिस तरीके से एक्सप्लेन की, तो बिफोर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग्स मुझे वो अब चीजें समझ आ गई हैं। तो थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। वेलकम। इसके बाद है गौरव सर। गौरव शर्मा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आज चीजें बताई है वो वाकई में हमारे काफी काम की चीजें है। उसके कुछ बोलने से पहले मैं सबसे पहले हमारे राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये जो JSS के माध्यम से टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है या जो भी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, वो वाकई में बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, जो यदि हम इम्प्लीमेंट करें तो हम बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि वो जो आपने व्यक्तित्व के बारे में आप जो चीज बताई है, तो हमें वो चीज में कहीं ना कहीं, जैसे बच्चों का हम बोलते हैं कि बोल नहीं पा रहा है क्लास में या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज हमको टीचर्स में भी देखने को मिलती है कि एजिटेशन होती है, टीचर्स बोल नहीं पा रहा है। यदि 40 लोगों की मीटिंग चल रही है कहीं भी, तो इस आपके इस JSS जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमारे टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने और बोलने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली उनके अंदर से जो हेजिटेशन है वो भी कम हो जाएगी। और मैं मैम, ये सेकंड मीटिंग ही मेरी है, तो मैंने बीच में यदि जो कुछ मिस कर दिया तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, पर आगे से मैं सारी मीटिंग अटेंड करके बाकी में बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। जी गौरव जी, आपकी जो मीटिंग मिस हुई है आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, जो कंटेंट है वो मिस नहीं होगा। जी थैंक यू मैम। इसके बाद है अंकित जैन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। अंकित सर। जी,
सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सरल माध्यम से आज के इस विषय को समझाया। तो आज के वेबिनार से ये समझ में आया कि जब हम किसी के प्रति कोई धारणा बनाते हैं तो उस धारणा बनाने से पूर्व हमें किन मुख्य बिंदुओं का अवलोकन करना जरूरी है, किन मुख्य बिंदुओं पर हम उनका मूल्यांकन करके यदि किसी के प्रति धारणा बनाए तो हमारे हम उससे कितने अच्छे से जुड़ पाएंगे, उसको कितने अच्छे से समझ पाएंगे। इन सभी मुख्य बिंदुओं को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इस चीज को यदि फॉलो करते हैं और इस हिसाब से बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम काफी अच्छी तरीके से उनसे जुड़ पाएंगे और उनमें उनके हिसाब से अच्छा परिवर्तन ला पाएंगे। तो धन्यवाद फिर से एक बार और आपका। धन्यवाद अंकित जी। इसके बाद है आर्यन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। आर्यन नामदेव जी सर। हेलो, चालू नहीं हुई सर। आई थिंक मेरा हो चुका है एक बार। अच्छा हो चुका, सॉरी हाँ, बट फिर भी थैंक्स अ लॉट। गोविंद सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। गोविंद ओझा जी। नमस्कार सर। जी जी गोविंद जी। आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही। नमस्कार मैम। मुझे आज की मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम होता है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम को हमें फेस करने को होता है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत होशियार हैं, वो हम क्वेश्चंस जब बताते हैं तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है और बाकी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। बट मैम क्या है कि मुझे जो वीडियोस नियत कार्य के द्वारा जो दिए जा रही हैं उनसे भी हमको वो सीखने को मिलता है और जिससे कि हम बच्चों को कंट्रोल कर सकें और हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें और हम अपने आप को कैसे और अपने स्तर को कैसे सुधारा जाए, हम अपने आप को कैसे और बढ़ाएं, वो सब तरीके से हम इन चीजों को सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज बोलना चाहता हूँ मैम, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी जी। हाँ, आज क्या हुआ मैम, 2 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और 2 स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सभी टीचरों ने एक्टिविटी करवाई है, वो माइंड वाली जो थी ना, माइंड एक्सरसाइज वाली। हाँ, ब्रेन जिम। तो सर आपने क्यों नहीं करवाई? तो इतने में मैंने कि अपन तो उलझ गए, मैंने कि इनको क्या आंसर दें। इतने में क्या हुआ मैम, मैंने डायरेक्ट उनसे ये बोला कि बेटा आपको माइंड एक्सरसाइज की जरूरत है कि आप तो वैसे बहुत माइंडेड हो, बहुत होशियार हो। तो इतने में, और बेटा शेयर मत करना इस चीज को, तो बच्चा खुश होता है और वो क्लास में जाता है और वो आपस में बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं ये जी कैसे हम माइंड को प्रोसेस करें, बात है सिर्फ प्रोसेस करने की। मुझे जो जी। सीख रहा हूं मैं, तो वो है कि बच्चों को मैनेज कैसे करें पूरा। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद है हिमांशु जी। हिमांशु जैन जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं हिमांशु जैन है। ये मेरी सेकंड मीटिंग है। इसके पहले काफी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ग्रुप में ऐड नहीं था। तो आज काफी सारी चीजें सीखने को मिली। काफी सारी आपने टेक्निक्स बताई जो हम बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम आमतौर पर इन चीजों का सामना करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें पता रहती हैं कि इनके करें या ना करें, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, किस तरह का प्रभाव होगा। पर हाँ, आज सुन के ऐसा लगा कि वाकई में 100% नहीं पर 99% तो बच्चों पर इनका प्रभाव होगा और हम उन पर कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते हैं। और कुछ बच्चे आपने बताया कि कुछ खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको हम किस तरह से दूसरी चीजों में लगा के उनको कहीं ना कहीं उस चीज से उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल है ये सारी चीजें। वंस अगेन थैंक यू मैम। थैंक यू हिमांशु जी। इसके बाद है जय कुमार जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। जय कुमार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार।
मैम मुझे आपकी जो भी बातें कही मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा। काफी चीजें समझ में आई कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। वैसे मैम मैं ज्यादातर बच्चों की क्लास लेता नहीं हूँ। बस मैं आपके एक टॉपिक का इंतजार कर रहा था, शारीरिक क्षमता। क्योंकि नेक्स्ट वो टाइम वाला ले टॉपिक मेरे काम का था। मैं उसी अच्छा टॉपिक का इंतजार कर रहा था कि कब आए, जैसे मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर हूँ। ओके तो मैं वही चीज अब से लेके बैठा था कि मैम जल्दी आ जाए, वहाँ पे जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, पर वो शायद हो नहीं पाया किसी कारणवश। और जो भी आपने बातें कही हैं वो हमें हमारे स्कूल में हमारे सर द्वारा समय समय पर बताते रहते हैं, राजेश सर। तो उससे हमें जी वो चीजें क्या जानकारी होती रहती है, जैसे बच्चों को कैसे डील करना है, क्लास में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बच्चे ऊधम कर रहे हैं आपको उनसे कैसा व्यवहार रखना है, कैसे क्या जी बात करनी है। तो ये चीजें सर हमें बता देते हैं, और आपसे सुनकर तो वैसे ही सब क्लियर हो गया है। अब बस नेक्स्ट सेशन का इंतजार है कि कब मुझे मेरा टॉपिक सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जय कुमार जी। जी गैलेक्सी A7 है, कृपया कर आप अपना रीनेम कीजिएगा। आप और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। गैलेक्सी A7 आप अपना नेम भी रीनेम कीजिएगा डिवाइस। जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओके जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज मेरी पहली मीटिंग थी जो मैंने ज्वाइन की थी, मैं ग्रुप में ऐड नहीं थी, अभी ऐड हुई हूँ। और जो भी आपने बताया मैम बहुत ज्ञानवर्धक था, हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। जो भी आपने मीटिंग में बताया काफी हमारे लिए मददगार रहेगा आगे बच्चों को पढ़ाने में। और आपने जो भी बातें बताई कि टीचर तो पढ़ाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो सब बच्चों तक इक्वल तरीके से पहुंच जाए। और ये सही है कि हम पढ़ाते सबको हैं, पर सारे बच्चे वो चीजें एक मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा समझ आता है, कुछ बच्चों को कम समझ आता है। तो हमें उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे हम जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें आगे लेकर आए। तो ये सारी चीजें आपने जो बताई ये हमें काफी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू। जी मैम आप अपनी डिवाइस रीनेम कीजिएगा ताकि आपका नेम पता चल सके। ओके बहुत बहुत जी धन्यवाद मैम। इसके बाद है खुशबू जैन मैम को आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। खुशबू मैम। जी मैम। मैम गुड इवनिंग। मैम आज जो आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स और इंसिडेंट्स बताए उनमें से काफी सारे इंसिडेंट्स से मैं रिलेट कर पा रही थी। हमें भी क्लासेस में ऐसी सिचुएशंस को फेस करना होता है। तो आज जो आपने इनके सॉल्यूशंस बताए और काफी सारे जो आपने आइडियाज दिए उनको मैं इम्प्लीमेंट करने का अपनी क्लास में पूरी कोशिश करूंगी। और बहुत बहुत थैंक यू मैम जो आपने इतने अच्छे से हमें समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू खुशबू जी। इसके बाद है नीलम जैन। नीलम जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। नीलम मैम आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। आप अनम्यूट होइए। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, जैसा कि आपने बताया है कि बच्चों के व्यवहार को लेकर मैं भी काफी समय से टीचिंग लाइन में हूँ। तो बच्चों के कई प्रकार का व्यवहार देखने में आता है, तो उनके अनुसार क्लास में उनको किया जाता है मैनेज। तो जैसे कि बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका वक्त जल्दी हो जाता है, सब कुछ कर लेते हैं, वो आगे आगे रहते हैं। तो मैं वही करती हूँ उन बच्चों को, जो बच्चे स्लो लिखते हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है या किसी से लर्निंग किया हुआ वर्क जो सुनना है, तो उन बच्चों को मैं उसी में ऐड कर देती हूँ, उनको एंगेज कर देती हूँ बच्चों को, और मेरा भी काम अच्छे से होता है, क्लास भी अच्छे से मैनेज हो जाती है उस समय। तो शोरगुल भी नहीं होता क्लास में ऐसे, तो काफी हेल्प रहती है और बच्चे भी इंगेज हो जाते हैं, तो वो भी बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ऐसा है। और जो बच्चे जैसे वीक रहते हैं तो उनमें भी उनके तरीके से ही व्यवहार करना होता है, उनके तरीके से उन्हें समझाया जाता है और वैसा ही मतलब करने का प्रयास करते हैं। तो काफी सारी ऐसी बातें जो सामने हमेशा फेस करते आ रहे हैं, वही आपने उनके बारे में और बताया और अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे तरीकों से समझाया। और कभी कभी बच्चों को डांटा भी जाता है कंट्रोल करने के लिए, तो कभी कभी प्यार से भी समझाया जाता है।
तो जी। ये सारे तरीके करते रहते हैं, समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं और इसी के द्वारा क्लास को मैनेज भी करते रहते हैं और आगे से और भी बेटर होगा। ट्रेनिंग मैंने ऐसे ज्यादा कभी ली नहीं है, यही ट्रेनिंग है, टीचिंग लाइन की ट्रेनिंग ये है, प्रैक्टिकली किया है, अपने द्वारा ही जो भी किया है और अपने आप से ही समझाया गया है। कई बार तो काफी सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं सामने जब फेस करते हैं किसी भी कंडीशन को, जी, बिल्कुल। काफी सारे आइडियाज भी आ जाते हैं अपने माइंड में, तो वो सब प्रयोग करते रहते हैं। तो काफी कुछ एक्सपीरियंस के द्वारा सीखने को मिला है और सीखते रहेंगे आगे। और बताने के लिए आज का जो कुछ बना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद नीलम जी। स्वाति रघुवंशी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। स्वाति मैम, गुड इवनिंग मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम। जी मैम। जैसा कि आप बताते हो, ये मीटिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। आपका मतलब समझाने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। बाकी मीटिंग अटेंड करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कैसे समझें, वो कैसे हम लोगों को समझेंगे, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है मैम। और ये डेली की ये प्रक्रिया वगैरह जो भी कुछ आता है ना हम लोगों को, नियत कार्य, वो बहुत ज्यादा माइंड से अंदर से सोचने में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ करने में। बहुत ही थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से समझाते हो तो बहुत कुछ समझ में आता है। थैंक यू स्वाति जी। जी, इसके बाद है विधि जी, विधि जैन, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आज का जो भी सेशन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी आपने बताया है, जिस तरीके से आप बता रही थी तो हम भी रिलेट कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि हर क्लासेस में उसी तरह से बच्चे करते हैं। जैसे कि जी। कुछ बच्चे ज्यादा बोलते हैं तो उनके पास हमें कम बोलने वाले बच्चों को बिठाना पड़ता है। तो आपने जो भी सॉल्यूशन दिए हैं तो वो हम अप्लाई करेंगे। और जैसा आपने बताया कि हमें सारे बच्चों को एप्रिशिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो हमें उनको ही आगे लाना चाहिए, करने की कोशिश करना चाहिए। और राजेश सर भी हमें बताते रहते हैं कि जैसे क्लास में जा रहे हैं हम लोग तो डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा-सा माहौल बनाना है कि हम लोग पहले जी। उनको एंगेज करें सारे बच्चों को, फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो आपने भी वही सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विधि जी। जी, इसके बाद है ज्योति जैन। ज्योति जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। आप अनम्यूट करिए प्लीज। ज्योति मैम, आप अनम्यूट हुईजिए। अरे यार क्या हो गया, क्लास ही चली गई। जी मैम। इधर आना बेटा, ईशु मस्ती कर रही है। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस जीएसएस में मैम बहुत अच्छा लगा हमको, और आपने जो हमको बताया ना वो भी काफी बेस्ट था मैम। हम लोग अपनी जी। तरफ से बच्चों को पूरा समझाते हैं, सारी कोशिश करते हैं। काफी टाइम से मैम मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और आपके जो बताए हुए तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं मैम। कई तरह से बच्चों को फेस करना पड़ता है क्लास में। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, तो उन सबको कैसे कैसे आगे ले जाना है और सबको कैसे लेवल में लाना है, ये सारी कोशिश करते हैं मैम हम। और बच्चों को बच्चों को भी हम लोगों ने योगा करवाना भी स्टार्ट करवा दिया है, और घर अच्छा। पे जाके बड़ों का आदर करना, ये सब हमने अभी जब से ये मीटिंग अटेंड की है ना मैम, तो तभी से हाँ हमने सब जी। बच्चों को स्टार्ट किया। तो सारे बच्चे मैम बड़ों का रिस्पेक्ट भी करने लगे, और स्कूल में भी सारे टीचर के पैर छूते हैं मैम। अरे वाह, काफी चेंजेस आए हैं बच्चों में। बहुत अच्छी बात है। और आपकी मीटिंग का भी बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक धन्यवाद ज्योति जी। और जो भी रह गया हो, जो भी चूक रहा हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। ये मैम मुझे लगता है कि अब यहीं पर समापन हाँ जी। करना चाहिए। जी, समय की आप गति को सबसे देखते मिलके हुए। बहुत अच्छा लगा। नियत कार्य आई विल ट्राई कि मैं आपको दूं, मतलब एग्जैक्टली जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस या ऐसा कुछ मिलना मुझे मुश्किल है,
लेकिन मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक कोशिश करिएगा कि हमने आज जितने भी डिस्कस किए हैं जो भी टॉपिक्स, उससे रिलेटेड जब आप क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका आपको रिस्पॉन्स क्या रहता है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लीज आप ग्रुप में लिखिए, तो हम उसको, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको हैंडल करना, वी कैन डिस्कस। ठीक है जी सर। जी, मेरी भावना का सवाल हम करते हैं। सभी लोग प्रार्थना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जो मोह माया माने मत सर, मदनि मर्दन दीर है। जो विपल विग्रह बीच में, ज्ञान धारण धीर है। जो तारण तारण भव निवारण, भव जलद के तीर है। वे बंदिनी जिनिषिति शंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी के लिए शुभ रात्रि। सभी के लिए जय जीवन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड नाइट। गुड नाइट, धन्यवाद।